हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो बच्चों, पिछली क्लास में हमने क्या बात करी थी, राउल्ट्स लॉ हमने पढ़ा, उस पर क्वेश्चन कैसे आएंगे ये हमने देखा। इसके अलावा लास्ट क्लास तक हमने बात करी थी भैया राउल्ट्स और जो डाल्टन्स डीएलपीपी है, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, इन दोनों में क्या रिलेशन होता है, या फिर यूं कहो कि भाई वेपर फेज का कंपोजिशन हम कैसे निकालते हैं। पिछली क्लास तक की हमने ये सारी बातें जो है वो करी थी। ठीक है, आज की क्लास में हम क्या पढ़ेंगे, तो भैया आज की क्लास में हम बात करेंगे आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशन की। और आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशन, देखो वैसे तो बताने के लिए मैं डायरेक्टली भी आपको बता सकता हूं कि आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है, नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है, पॉजिटिव डेविएशन, नेगेटिव डेविएशन, सारी चीजें हमने एक तरीके से डायरेक्टली भी बताई जा सकती है। लेकिन भैया थोड़ा सा अगर हम कंसेप्ट इसके पीछे का पकड़ ले जो कि अट्रैक्शन फोर्स का है, तो आपको आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशन, पॉजिटिव डेविएशन, नॉन पॉजिटिव डेविएशन, नेगेटिव डेविएशन, या फिर इसके आगे एजियोट्रॉपिक मिक्सचर, इन सब में कोई दिक्कत नहीं आएगी। एक छोटा सा पॉइंट आपके इनऑर्गेनिक से बिलोंग करता है और पॉइंट जो है वो है अट्रैक्शनल फोर्स का। तो भैया देखो जरा कि क्या है कंसेप्ट, हम स्टार्ट करते हैं इसको। अट्रैक्शनल फोर्स के बारे में जो है वो टाइप ऑफ अट्रैक्शनल फोर्स, टाइप ऑफ अट्रैक्शनल फोर्स। ठीक भैया, ये अगर आप पॉइंट पहले पढ़ लोगे ना तो आपको एग्जाम्पल्स समझने में और याद करने में दिक्कत नहीं आएगी, है ना। कि भाई बहुत बार कंफ्यूजन होता है कि एक जैसे क्वेश्चन तो यहां से पूछता है डायरेक्टली, एनसीईआरटी में भी खूब सारे एग्जांपल यहां पर दिए हुए हैं कि डायरेक्टली क्वेश्चन पूछता है कि चार ऑप्शन दे दिए, इनमें से कौन सा राउल्ट्स लॉ से पॉजिटिवली डेविएट होगा, कौन सा वाला राउल्ट्स लॉ से नेगेटिवली डेविएट होगा, कौन सा वाला आइडियल सॉल्यूशन होगा, इस तरीके के सवाल पूछते हैं। तो भैया जी सबसे पहले अगर आप अट्रैक्शन फोर्स को यहां से समझ ले तो भैया जी फिर आप कैसा भी एग्जांपल आए आप उसको देख सकते हैं कि ये किस तरीके का सॉल्यूशन यहां पर बनेगा, है ना। और सबसे पहला जो अपने पास है अट्रैक्शन फोर्स, ये है भैया डाइपोल 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 अट्रैक्शन। ठीक है, अब भाई इसमें मैं ज्यादा तो कुछ अभी आपको लिखवाऊंगा नहीं, है ना। आपको जो चीज ध्यान में रखनी है वो है एक तरीके से इनकी स्ट्रेंथ का ऑर्डर, कि कौन सा वाला जो है ज्यादा स्ट्रोंग होगा, कौन सा वीक होगा, इनकी स्ट्रेंथ का ऑर्डर ध्यान में रखना होता है। और स्ट्रेंथ तक पहुंचने के लिए जैसे डाइपोल डाइपोल क्या है, डाइपोल क्या होता है कि भैया दो इक्वल मैग्नीट्यूड के लेकिन नेचर में अपोजिट चार्ज को एक दूसरे से कुछ डिस्टेंस पर रखें, तो उसी सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, डाइपोल बोलते हैं। तो हमारे पास कंडीशन ऐसी है कि जैसे मान लो एक एग्जांपल से समझते हैं, HCl है। HCl का एक जो है वो अपने पास मॉलिक्यूल है, हमें पता है कि भाई क्लोरीन पर चार्ज आएगा नेगेटिव, हाइड्रोजन पर चार्ज पॉजिटिव। तो एक HCl के मॉलिक्यूल और भैया दूसरा HCl के मॉलिक्यूल, इन दोनों के बीच में जो इंट्रैक्शन है, जो अट्रैक्शन है, वो कौन सा है, वो डाइपोल डाइपोल है। ये हमारे पास एक डाइपोल हो गया, ये हमारे पास दूसरा डाइपोल हो गया, तो यहां पर इंट्रैक्शन है कौन सा, डाइपोल डाइपोल। ठीक, फिर इसके बाद में भैया दूसरा जो है वो हम समझते हैं जिसको हम बोलते हैं भैया आयन डाइपोल इंट्रैक्शन। तो यहां से साफ दिख रहा है भैया जी, एक तरफ तो आयन होगा, कोई भी हो सकता है पॉजिटिव या नेगेटिव, दूसरी तरफ कोई डाइपोल होगा, है ना। जैसे एक एग्जांपल के लिए हमारे पास है भैया HCl, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, है ना। ये तो हो गया एक डाइपोल, और एक तरफ हो गया भैया कोई आयन, मान लो है Na+, तो इन दोनों के बीच में जो है वो कौन सा इंट्रैक्शन है, ये है आयन डाइपोल। ठीक है, फिर भैया आपको पता ही है कि तीसरा जो है वो अपने पास है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो आपको पता कब होती है, जब हाइड्रोजन के पास फोन होता है। फोन का मतलब जब हाइड्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से जुड़ा होता है, जैसे कि फ्लोरीन हो गया, जैसे कि ऑक्सीजन हो गया, जैसे कि नाइट्रोजन हो गया। हाइड्रोजन अगर इन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से जुड़ा होता है तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग वहां पर होती है। जैसे हमें पता है भैया H2O का एक मॉलिक्यूल, है ना, और H2O का दूसरा मॉलिक्यूल, इन दोनों के बीच में जो क्या होगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। यहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती है। इवन हम ये बोलते हैं कि भैया हमारे पास जैसे H2O है ना, जैसे H2O, और दूसरा जो है वो भैया हमारे पास एथेनॉल है, इनमें भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती है। ये एथेनॉल का मॉलिक्यूल, यहां पर भी क्या होगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्टेरिक हिंड्रेंस पर भी डिपेंड करती है। जैसे जैसे स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ेगा वैसे वैसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग का एक्सटेंट क्या होता रहता है, कम होता रहता है। फिर भैया इसके बाद में जो अगला फोर्स है वो हमारे पास आता है भैया आयन आयन इंट्रैक्शन, आयन आयन इंट्रैक्शन।
ठीक है। तो आयन आयन इंटरेक्शन क्या होता है? आयन आयन इंटरेक्शन होता है भैया जिसको हम बोलते हैं कि भाई इस तरीके का कि एक आयन है जैसे मान लो Na+ है, दूसरा आयन है जैसे मान लो Cl- है, ये आयन आयन इंटरेक्शन हो गया, है ना। तो ये एक और अट्रैक्शन फोर्स है। फिर हमारे पास भैया जी एक होता है जिसको हम बोलते हैं आयन इंड्यूस्ड डाइपोल, आयन इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन, आयन इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन। अब ये ध्यान से देखो जरा कि भैया इंड्यूस्ड डाइपोल होगा हमेशा नॉन पोलर कंपाउंड में, कि अगर जो वो नॉन पोलर नेचर कहीं रहेगी। एक एग्जांपल के लिए जैसे मान लो Cl बॉन्ड है, अभी जो वो नॉन पोलर है। ये कैसे है नॉन पोलर? कि भैया यहां कंडीशन ऐसी है, ना तो ये क्लोरीन इधर चार्ज लेके जाएगा, ना तो ये वाला क्लोरीन जो है बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन खींच पाएगा, ना ही ये वाला क्लोरीन बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन खींच पाएगा, दोनों ही बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन नहीं खींच पाएंगे। तो भैया ये हमारे पास अभी नॉन पोलर है। अब इंड्यूस डाइपोल क्या होता है कि भैया इसको कोई इंड्यूस कर दे आके कि भाई तेरे को डाइपोल बनाना है। जैसे एक एग्जांपल के लिए अगर इसके आसपास मैं Na रख दूं, तो जैसे ही आप इसके आसपास Na रखोगे ना, तो इस बॉन्ड के जो दो इलेक्ट्रॉन है ये स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज की तरफ क्या हो जाएंगे? अट्रैक्ट। तो जिससे जो वो क्या हो जाएगा, इस पर नेगेटिव हो जाएगा और इस पर चार्ज कैसा आ जाएगा? पॉजिटिव आ जाएगा। ये हमारे पास जो है वो अब डाइपोल में कन्वर्ट हो चुका है। और ये डाइपोल भी कौन सा है? ये इंड्यूस्ड डाइपोल है, ये इंड्यूस्ड डाइपोल है, ठीक है। और ये वाला क्या हो गया? ये भैया हो गया हमारे पास आयन। तो इस तरीके के जो फोर्स होते हैं इनको हम बोलते हैं आयन इंड्यूस्ड डाइपोल। अब भैया आयन इंड्यूस्ड डाइपोल किस किस के बीच में लगेगा? तो ध्यान में रखना, नॉन पोलर और आयन के बीच में इस तरीके के फोर्स लगते हैं कि कंपाउंड एक तो नॉन पोलर होना चाहिए, दूसरी तरफ कौन होना चाहिए? आयन होना चाहिए। तो इस तरीके के फोर्स वहां पर लगेंगे। एक हमारे पास होता है भैया जी जिसको हम बोलते हैं इंड्यूस्ड डाइपोल, ठीक है, इंड्यूस्ड डाइपोल, इंड्यूस्ड डाइपोल, इंड्यूस्ड डाइपोल। अब ये वाला कहां लगेगा? अच्छा, ये दोनों के दोनों जो है ना, इनको हम वांडरवाल फोर्स भी बोलते हैं। वांडरवाल फोर्स भी कई अलग अलग तरीके के होते हैं, तो इन दोनों को जो है वो हम वांडरवाल फोर्स भी बोलते हैं, है ना। दोनों के दोनों वांडरवाल फोर्स में ही आते हैं। भैया इंड्यूस्ड डाइपोल ये कहां लगेगा? तो ध्यान में रखना, दोनों के दोनों कंपाउंड अगर नॉन पोलर हो तो इंड्यूस्ड डाइपोल लग सकता है। जैसे एक एग्जांपल के लिए, जैसे हम बोलते हैं ना कि जहां पर कोई फोर्स नहीं होता वहां कौन सा होता है? वांडरवाल फोर्स। तो वो वांडरवाल फोर्स यही होता है। ध्यान से देखो जरा कि ये हमारे पास एक नॉन पोलर कंपाउंड है, Cl नॉन पोलर है कि दोनों तरफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, ना तो इस कार्बन पर पॉजिटिव आएगा ना ही इसी कार्बन पर पॉजिटिव, दोनों पर ही पॉजिटिव नहीं आएगा। और जब दोनों पर ही पॉजिटिव नहीं आएगा तो एक Cl2 का मॉलिक्यूल जैसे ही भैया जी दूसरे Cl2 के मॉलिक्यूल के आसपास जाएगा, तो देखो क्या होगा कि भैया इसके ये दोनों इलेक्ट्रॉन और इसके ये दोनों इलेक्ट्रॉन, ये दोनों के दोनों आपस में क्या करेंगे? एक दूसरे को रिपेल करेंगे। और अगर इनमें रिपल्शन होगा तो रिपल्शन के कारण ये इलेक्ट्रॉन तो थोड़े इधर खिसक जाएंगे और ये इलेक्ट्रॉन थोड़े इधर खिसक जाएंगे। और अगर ऐसा होता है तो इस पर माइनस आएगा, इस पर पॉजिटिव आएगा, और इस पर जो है वो अगर ऐसा होता है, अब देखो जैसे ही यहां पर जो है वो ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर खिसके, इस पर चार्ज कैसा? पॉजिटिव, और इस पर चार्ज पॉजिटिव आया, तो अब इसने क्या किया? जो इलेक्ट्रॉन इधर जा रहे तो उनको थोड़ा सा अपनी तरफ इसने अट्रैक्ट कर लिया, और थोड़ा सा अगर इसने अपनी तरफ इन इलेक्ट्रॉनों को खींचा तो भैया क्या होगा? अब कंडीशन ऐसी आएगी कि इस पर चार्ज आ गया नेगेटिव और इस पर पॉजिटिव। तो ये जो इंटरेक्शन हुआ ना इन दोनों के बीच में, ये है हमारे पास इंड्यूस्ड डाइपोल। ये इंड्यूस्ड डाइपोल है, ये दूसरा इंड्यूस्ड डाइपोल है। ये हमारे पास जो एक तरीके से अलग अलग तरीके के अट्रैक्शन फोर्स है भैया जी। और भी बहुत सारे अलग अलग तरीके के अट्रैक्शन फोर्स होते हैं, और भी बहुत सारे जो है वो अपने पास अट्रैक्शन फोर्स होते हैं, लेकिन अभी के लिए हमारा इतना काम चल जाएगा। यहां स्ट्रेंथ का ऑर्डर देखो, स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ। तो स्ट्रेंथ भैया जी इनमें से सबसे ज्यादा जो स्ट्रॉन्ग फोर्स होते हैं वो होते हैं कौन से भैया? आयन आयन इंटरेक्शन, आयन आयन इंटरेक्शन। हम सॉल्यूशन में इनको हम काम में नहीं लेंगे। आयन आयन इंटरेक्शन इनमें से सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। कारण क्या है? कारण है भैया यहां पर दो आयनों के बीच में, जो अपोजिट आयन होते हैं उनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है। और आपको पता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दुनिया के सबसे स्ट्रॉन्ग फोर्सेस में से एक होता है। फिर भैया जी इसके बाद में आयन आयन इंटरेक्शन सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। आयन आयन के बाद में जो है ना हमारे पास अगला जो आता है, देखो जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी डाइपोल डाइपोल की ही एक स्पेशल कंडीशन होती है।
ठीक है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है ना वो डाइपोल डाइपोल की ही एक स्पेशल कंडीशन होती है। इसके बाद में आता है भैया हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बाद में आता है भैया, ये हम सॉल्यूशन में इस कंसेप्ट को काम में लेंगे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग चेक करनी पड़ेगी। फिर इसके बाद में हमारे पास आता है भैया आयन डाइपोल, ठीक। फिर इसके बाद में हमारे पास आएगा भैया डाइपोल डाइपोल, ठीक है। डाइपोल डाइपोल कहां लगेगा भैया? डाइपोल डाइपोल लगेगा पोलर पोलर के बीच में, पोलर पोलर के बीच में जो है वो डाइपोल डाइपोल लगेगा, ठीक है। आयन डाइपोल को हम काम में लेंगे नहीं लेंगे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग को हम काम में लेंगे, ये काम में लेंगे, डाइपोल डाइपोल काम में लेंगे। फिर इसके बाद में अब सारे के सारे जितने भी वांडरवाल जो बच गए ना वो सारे के सारे काम में आएंगे। अब वांडरवाल में भी मैंने दो बताए हैं, आयन इंड्यूस्ड डाइपोल और इंड्यूस्ड डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल। तो भैया सबसे पहले हमारे पास यहां आएगा आयन इंड्यूस्ड डाइपोल, आयन इंड्यूस्ड डाइपोल। और सबसे जो वीकेस्ट होंगे इनमें से वो होंगे भैया इंड्यूस्ड डाइपोल, इंड्यूस्ड डाइपोल, ठीक। अब भैया ये वाला जो है वो लगेगा कहां? नॉन पोलर नॉन पोलर में, नॉन पोलर नॉन पोलर में, ठीक है। तो ये सबसे लास्ट में हम जिनको अंडरलाइन कर रहा हूं भैया, हम यहां पर क्या क्या काम में लेंगे? हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग काम में लेंगे, हम जो है वो डाइपोल डाइपोल काम में लेंगे, और हम ये इंड्यूस्ड डाइपोल काम में लेंगे। ये तीन हमें ध्यान में रखने हैं। इनमें से सबसे स्ट्रॉन्ग कौन सा है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। और जो है वो सबसे वीक कौन सा है? इंड्यूस्ड डाइपोल है, ठीक है। तो चलो जी, ये तो छोटी सी बात हो गई अट्रैक्शन फोर्स की। अट्रैक्शन फोर्स के बाद में थोड़ा सा अगर हम आगे बढ़े तो भैया जी एक कंसेप्ट है आइडियल सॉल्यूशन का। पिछली क्लास में हमने राउल्ट्स लॉ पढ़ा था। अब बात करते हैं हम किसकी? आइडियल सॉल्यूशन। देखिएगा आइडियल सॉल्यूशन, पहले हम आइडियल सॉल्यूशन पढ़ेंगे, फिर हम पढ़ेंगे भैया रियल सॉल्यूशन। आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है? तो जैसे आइडियल गैस होती है, तो आइडियल गैस को आप कैसे डिफाइन करते हो? आइडियल गैस को डिफाइन करने के लिए आप क्या करते हो कि भैया जी एक ऐसी गैस जो हर टेम्परेचर प्रेशर पर PV = nRT को क्या करती है? फॉलो करती है, उसको हम क्या बोलते हैं? आइडियल गैस बोलते हैं। तो अब वैसे ही आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है? तो भैया हम बोलते हैं कि एक ऐसा सॉल्यूशन जो राउल्ट्स लॉ को फॉलो करता है उसको हम क्या बोल देंगे? आइडियल सॉल्यूशन बोल देंगे। तो भैया ए सॉल्यूशन, ठीक है, विच फॉलोज राउल्ट्स लॉ, ठीक है, एट एवरी कंसंट्रेशन, ठीक, इज कॉल्ड आइडियल सॉल्यूशन, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलते हैं? आइडियल सॉल्यूशन बोलते हैं। अब देखो मुझे बताओ, कोई चीज आइडियल है क्या? कोई चीज आइडियल है क्या? कोई चीज आइडियल नहीं होती। हम आइडियल उसको क्या कर लेते हैं? मान लेते हैं। आइडियल उसको माना जाता है, तो आइडियल सॉल्यूशन भी कुछ नहीं होगा। तो एक्सपेरिमेंटली ये देखा जाता है कि कोई बहुत ही ज्यादा डाइल्यूटेड सॉल्यूशन होता है ना, बहुत ज्यादा डाइल्यूटेड होता है, तो डाइल्यूटेड सॉल्यूशन के केस में ही वो राउल्ट्स लॉ को फॉलो करता है। तो हम बोलते हैं कि जो आइडियल कंडीशन है, आइडियल सॉल्यूशन बनेगा, लेकिन वो कब बनेगा? डाइल्यूटेड कंडीशन में ही बनेगा। तो भैया यहां पर मैं लिखूंगा कि एक्सपेरिमेंटली दिस इज observed that ideal solution will forms at very diluted concentration, ठीक है। तो भैया जो बहुत ज़्यादा डाइल्यूटेड कंसंट्रेशन है, बहुत ज़्यादा पानी मिला दोगे तब जाके जो है वो ये सॉल्यूशन फॉलो होता है, तब जाके जो है वो कंसंट्रेशन पर उस पर राउल्ट्स लॉ जो है क्या होता है? फॉलो होता है। ये हमारे पास जो है वो आइडियल सॉल्यूशन की एक छोटी सी कंडीशन है, ठीक है। अब भैया चलो ये तो हो गया आइडियल सॉल्यूशन, और ये चीज़ आपको ध्यान में रखना। आपको पूछ सकता है कि कोई सॉल्यूशन राउल्ट्स लॉ को फॉलो कब करता है? तो भैया वो बहुत ज़्यादा डाइल्यूटेड कंडीशन में ही राउल्ट्स लॉ को फॉलो करता है। अब आ जाओ भैया, कुछ चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। सबसे पहले कि भाई फॉर आइडियल सॉल्यूशन, अगर कोई सॉल्यूशन आइडियल होगा, ठीक है, तो यहां पर ध्यान में ये रखना एक्सपेरिमेंटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, है ना, विल बी इक्वल टू द थ्योरेटिकल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन,
ठीक है। तो भैया यहां पर क्या होता है, जो एक्सपेरिमेंटल वेपर प्रेशर होता है सॉल्यूशन का, वो थ्योरेटिकल वेपर प्रेशर के बराबर आता है। इस चीज का मतलब समझना बहुत ध्यान से, कि मान लो मेरे पास कंडीशन है, एक कंटेनर है ना। तो जैसे मान लो एक कंटेनर है, इस कंटेनर में मेरे पास ये कोई ए है ना, इसका 1 मोल मैंने लिया, ठीक है। और शुद्ध ए, प्योर ए का जो वेपर प्रेशर है ये है मान लो 100 एटीएम, ठीक है। ऐसे ही हम एक कंडीशन ले रहे हैं, या 100 mmHg जो भी है, mmHg, ठीक। और सेकंड केस जो है वो ऐसा है कि मैंने इसमें क्या कर दिया, बी मिला दिया, ये कोई बी, 1 मोल मैंने बी मिला दिया। इसका वेपर प्रेशर पी नॉट बी है मान लो 200 mmHg। अब मैंने सोचा कि यार इसका वेपर प्रेशर कितना आना चाहिए, जब ए और बी को मिक्स करोगे, मिक्स करने के बाद नया वेपर प्रेशर कितना हो जाना चाहिए, मैंने ये सोचा। तो भैया नया वेपर प्रेशर कितना होना चाहिए, तो राउल्ट्स के पास चलते हैं। राउल्ट ने कहा जी देखो ऐसे निकाल लो, पी सॉल्यूशन इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी, आप ऐसे निकाल लो। पी नॉट ए आपको दे रखा है कितना, 100। जब आप 1 मोल है इसका, 1 मोल मतलब 1 मोल इसका, 1 मोल इसका, दोनों का 1-1 मोल मिलाओगे तो हर एक की मोल फ्रैक्शन 1/2 हो जाएगी। तो भैया ये 1/2 और दूसरे का 200, ये आ गया कितना 1/2। तो ये आ गया पी सॉल्यूशन कितना आया भैया 150 mmHg टोटल, है ना। तो पूरे सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है ये कितना आया 150। अब ये तो राहुल ने कहा, मुझे सोच समझ के बताओ ये काम आपने प्रैक्टिकली किया है या थ्योरेटिकली किया है। आपने तो खाली गुणा भाग किया, कंसेप्ट लगाया और सोचा कि यार इतना आएगा, तो थ्योरेटिकल वर्क है ये। आपने फॉर्मूला जब भी आप लगाओ वो फॉर्मूला हमेशा थ्योरेटिकल होता है। अब भैया मैंने सोचा कि क्या वास्तव में ऐसा ही होता है। मैं गया लैब में गया और वहां जाके मैंने चेक किया कि यार वही 1 मोल ए लिया, 1 मोल बी लिया, दोनों का मिलाया और एक्सपेरिमेंटली मैंने मेजर किया कि यार वेपर प्रेशर कितना आया। अगर मान लो वो वेपर प्रेशर एक्सपेरिमेंटल लैब में गया तो जितना वेपर प्रेशर आपको मिला, अगर 150 आया, तो भैया मेरे पास थ्योरेटिकल और एक्सपेरिमेंटल दोनों वैल्यूज क्या हो गई, बराबर हो गई। और अगर ऐसी कंडीशन आती है जहां पर थ्योरेटिकल और एक्सपेरिमेंटल दोनों वैल्यूज बराबर हो जाए तो वो ही आइडियल सॉल्यूशन है। यानी यहां पर हम बोलेंगे कि पीएस एक्सपेरिमेंटल, ठीक है, ये बराबर होगा किसके, पीएस थ्योरेटिकल वैल्यू के। जितना आप सोचोगे फॉर्मूला लगा के जितना निकालोगे वही वैल्यू जो है वो आपको लैब में जाने पर मिलेगी। और यहां से जो वो हमें पता है पीएस एक्सपेरिमेंटल, तो पीएस थ्योरेटिकल वैल्यू राउल्ट ने कहा था पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी, ये तो एक्सपेरिमेंट, ये तो थ्योरेटिकल वैल्यू है। तो भैया एक्सपेरिमेंटल सीपी या एक्सपेरिमेंटल वेपर प्रेशर की वैल्यू जो वो इसके बराबर आ जाएगी। अगर ऐसा होता है तो वो एक आइडियल सॉल्यूशन है, वो सॉल्यूशन राउल्ट्स लॉ को फॉलो करेगा ही करेगा, उसी को हम क्या बोलेंगे, आइडियल सॉल्यूशन बोलेंगे। अगर मान लो कि यहां पर आपने निकाला, मान लो फॉर्मूला लगा के निकाला, वेपर प्रेशर आया 150, फॉर्मूला लगा के, थ्योरेटिकल वैल्यू आई 150। अब लैब में गए, मान लो आपने एक्सपेरिमेंट किया और वेपर प्रेशर आया 160 आ गया मान लो, या 140 आ गया, यानी जितना आपने सोचा उतना नहीं मिला, उससे कम मिला या उससे ज्यादा मिला, तो ये एक आइडियल सॉल्यूशन नहीं होगा। फिर ये चला जाएगा किसमें, रियल सॉल्यूशन की कैटेगरी में। इस कंसेप्ट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, अभी बात करेंगे आगे। तो ये हो गया भैया जी एक कंडीशन। फिर भैया आपको अगली कंडीशन जो इसमें ध्यान में रखनी है आइडियल सॉल्यूशन के लिए, तो वो ये है 4 आइडियल सॉल्यूशन, ठीक है। अब देखो जी आइडियल सॉल्यूशन के लिए, आइडियल सॉल्यूशन कब बनेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है भैया। मेरे पास मान लो एक कंटेनर में ए है, ए यहां पर क्या है ए, तो यहां पर फोर्स जो लगेंगे ना, अट्रैक्शन फोर्स, वो किस किस के बीच में होंगे, ए और ए के बीच में अट्रैक्शन फोर्स रहेंगे, ठीक है। एक और कंटेनर है कोई, ये दूसरा कंटेनर है, मान लो इस कंटेनर में लिक्विड है मेरे पास बी, तो यहां पर फोर्स किस किस के बीच में रहेंगे, बी और बी के बीच में रहेंगे, है ना। और अब आपने दोनों को मिला के बना दिया जी सॉल्यूशन, और दोनों को मिला के सॉल्यूशन बना दिया। तो अब इस सॉल्यूशन में कौन कौन है, इसमें ए भी है मेरे पास, बी भी है, तो यहां पर फोर्स किस किस के बीच में रहेंगे, यहां पर फोर्स रहेंगे ए और बी के बीच में लगेंगे। अगर सॉल्यूशन आइडियल होगा तो आइडियल सॉल्यूशन की कंडीशन ये रहती है कि जितना अट्रैक्शन फोर्स ए और ए या फिर बी और बी के बीच में है, ऑलमोस्ट उतना ही अट्रैक्शन फोर्स होना चाहिए ए और बी के बीच में। कहने का मतलब मिलाने के बाद ओवरऑल रिजल्टेंट ना तो अट्रैक्शन हो ना ही रिपल्शन हो, जितना अट्रैक्शन फोर्स यहां है वैसा ही
अट्रैक्शन फोर्स यहां होना चाहिए और वैसा ही अट्रैक्शन फोर्स ए और बी के बीच में होना चाहिए। अगर इस तरीके की कंडीशन आती है वो सॉल्यूशन आइडियल की तरह बिहेव करेगा। अभी मैंने आपको ये सारे के सारे अट्रैक्शन फोर्स बताए थे, ये इसीलिए बताए थे ताकि आपको एग्जांपल्स जो है वो रटने ना पड़े, हम कंसेप्ट लगा के एग्जांपल को समझ पाएं, कंसेप्ट से एग्जांपल को देख पाएं कि सॉल्यूशन आइडियल होगा कि नॉन आइडियल। अभी मैं एग्जांपल से आपको बताऊंगा कि कैसे आपको जो इसको याद रखना है। तो हमारे पास ये वाली एक कंडीशन हो गई कि भैया जितना फोर्स जो है वो सॉल्यूट या सॉल्वेंट में है, उतना ही फोर्स सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच में अगर होगा तो यहां पर जो है वो आइडियल सॉल्यूशन होगा। ये स्टेटमेंट डायरेक्टली पूछा जाता है, अक्सर जो स्टेटमेंट वाले सवाल यहां से बन जाते हैं। ठीक है, फिर भैया जी एक चीज और आपको यहां पर ध्यान में रखनी है कि फॉर आइडियल सॉल्यूशन, आइडियल सॉल्यूशन, अगर कोई आइडियल सॉल्यूशन है उसके लिए डेल्टा वी मिक्सिंग कितनी होनी चाहिए? 0 होनी चाहिए। डेल्टा वी मिक्सिंग 0, डेल्टा वी मिक्सिंग का मतलब ये है भैया अगर 2 लीटर इसका मिलाया 2 लीटर इसका मिलाया तो नया वॉल्यूम, फाइनल वॉल्यूम 4 लीटर मिलना चाहिए। आप कहोगे कि सर 2 इसका मिलाओगे 2 इसका मिलाओगे तो इसका 4 ही मिलेगा। ऐसा केवल आइडियल सॉल्यूशन में होता है भैया, रियल सॉल्यूशन में ऐसा नहीं होता है कि 2 + 2 = 4। ये आइडियल कंडीशन है, रियल कंडीशन में 2 + 2 = 4 नहीं होगा। कहने का मतलब क्या है, देखो आ जाओ कि भैया यहां हो सकता है कि आप 2 लीटर इसका मिलाओ 2 लीटर इसका मिलाओ और इनिशियली टोटल वॉल्यूम कितना 4 लीटर आपने ले रखा दोनों का, जब मिलाओ मिलाने के बाद भी टोटल 4 ही आना चाहिए, यानी कि V फाइनल माइनस V इनिशियल जो वो 0 आना चाहिए, कोई वॉल्यूम में डिफरेंस नहीं आना चाहिए। आप जब रियल सॉल्यूशन पढ़ोगे अभी तो रियल सॉल्यूशन में क्या होगा, यहां पर इसका 2 लीटर मिलाया इसका 2 लीटर मिलाया, यानी टोटल वॉल्यूम 4000 ml होना चाहिए था। तो सॉल्यूशन जब रियल होगा तो यहां पर वॉल्यूम 4000 ml नहीं मिलेगा आपको हो सकता है 3999 ml मिले, 1 ml कम हो गया हो। कम कैसे हुआ उसकी बात भी करेंगे। या हो सकता है आपको 4001 ml मिल जाए, 1 ml बढ़ गया हो, आधा ml बढ़ गया हो, आधा ml कम हो गया हो, है ना, इतना ही डिफरेंस आएगा। ऐसा नहीं है कि सर 3500 ml ही मिला ना, इतना डिफरेंस नहीं आता है। तो हो सकता है 1 आध ml ऊपर नीचे हो जाए। तो अगर ऊपर नीचे हो रहा है तो इसका मतलब यह है कि वॉल्यूम जो चेंज आ रहा है ना वो 0 नहीं है, और अगर वॉल्यूम चेंज 0 नहीं है तो वो आइडियल सॉल्यूशन नहीं होगा, वो रियल सॉल्यूशन होगा। रियल सॉल्यूशन में ये डेल्टा वी मिक्सिंग 0 नहीं होता है, डेल्टा वी मिक्सिंग 0 है तभी सॉल्यूशन आइडियल होगा। ठीक, एक चीज और भैया जी याद रखना हमेशा कि दुनिया में जब जब अट्रैक्शन होता है ना, अट्रैक्शन जितना ज्यादा होगा एनर्जी रिलीज होगी। अट्रैक्शन में एनर्जी हमेशा क्या होती है, रिलीज होती है। और रिपल्शन होता है ना, रिपल्शन में एनर्जी क्या होती है, एब्जॉर्ब होती है। अट्रैक्शन में एनर्जी रिलीज होती है और रिपल्शन में एनर्जी क्या होती है, एब्जॉर्ब होती है। अब आप यहां पर सोचो, यहां ना तो ओवरऑल अट्रैक्शन हुआ ना ही ओवरऑल रिपल्शन हुआ, जितना फोर्स यहां था उतना ही फोर्स यहां है, ना तो अट्रैक्शन हुआ ना रिपल्शन हुआ। इसका मतलब यह है कि यहां एनर्जी ना तो रिलीज होगी और ना ही एनर्जी एक तरीके से एब्जॉर्ब होगी। तो अगला पॉइंट आपको आइडियल सॉल्यूशन के लिए ये ध्यान में रखना है कि फॉर आइडियल सॉल्यूशन के लिए मैं ये बोलूंगा डेल्टा एच मिक्सिंग, ये कितना आएगा जी, डेल्टा एच मिक्सिंग 0 रहेगा। कहने का मतलब एक आइडियल सॉल्यूशन जो होता है जब बनाते हैं तो ना तो एनर्जी रिलीज होती है और ना ही एनर्जी एब्जॉर्ब होती है। क्लियर है बात। तो ये हमारे पास एक और कंडीशन हो गई आइडियल सॉल्यूशन की। फिर इसके बाद भैया जी एक और चीज ध्यान में रखनी है, फॉर आइडियल सॉल्यूशन जो आइडियल सॉल्यूशन होता है भैया इसके लिए हम बात करें डेल्टा एस मिक्सिंग, डेल्टा एस। अब भैया जिन्होंने 11th में थर्मो पढ़ रखा है तो वो तो डेल्टा एस से थोड़ा बहुत जो है वो एक तरीके से परिचित होंगे। डेल्टा एस यानी एंट्रोपी चेंज, एंट्रोपी का मतलब रैंडमनेस, यादृच्छिकता, है ना, अव्यवस्था, इन अरेंजमेंट, ये सारी चीजें जो है क्या है, एंट्रोपी है। तो आप सोचो कि कोई भी सॉल्यूशन हो, चाहे वो आइडियल हो चाहे नॉन आइडियल हो, आप दो चीजों को मिक्स करोगे ना, रैंडमनेस हमेशा क्या होती है, बढ़ती है ना। आपकी जो हम मान लो कोचिंग में 2 सेक्शन है, सेक्शन ए सेक्शन बी, दोनों को मिक्स कर दिया तो सोचो रैंडमनेस क्या हो गई, बढ़ गई, है ना। हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम को मिक्स कर दिया, रैंडमनेस क्या हो गई, बढ़ गई। सॉल्यूट सॉल्वेंट को मिक्स कर दिया, रैंडमनेस बढ़ गई। आप कैसे भी 2 सॉल्यूशन को मिक्स करोगे, मिक्सिंग जब भी होगी एंट्रोपी हमेशा बढ़ेगी, एंट्रोपी चेंज हमेशा बढ़ेगा। डेल्टा एस मिक्सिंग जो आएगा वो कैसा आएगा, वो पॉजिटिव आएगा आइडियल सॉल्यूशन के लिए।
सॉल्यूशन कैसा भी हो, अभी नॉन आइडियल में बात करेंगे, पॉजिटिव डेविएशन चाहे नेगेटिव डेविएशन, वहां पर भी ये कैसा आएगा, वहां पर भी आप देखोगे ये कैसा आएगा, पॉजिटिव ही आएगा, क्योंकि आप जब भी दो चीजों को मिक्स करोगे ना, मिक्सिंग में हमेशा ही एंट्रोपी क्या होगी जी, बढ़ेगी ही बढ़ेगी। ठीक है, तो ये चीज ध्यान में रखो। फॉर आइडियल सॉल्यूशन, ठीक है जी, आ जाओ भैया, डेल्टा जी सिस्टम इज इक्वल टू, हमें पता है डेल्टा एच सिस्टम माइनस टी डेल्टा एच सिस्टम होता है, ऐसा ही होता है, ऐसा ही होता है। ठीक है, तो भैया डेल्टा एच सिस्टम तो कितना है, ये तो जीरो हो गया, इसको तो हमने जीरो किया ही है ना। तो आप देखो कि ये वाली वैल्यू डेल्टा एच सिस्टम पॉजिटिव है, तो डेल्टा जी सिस्टम या इसको डेल्टा जी मिक्सिंग ये हम बोलेंगे, ये कैसा आएगा, ये नेगेटिव आएगा भैया जी। एक बार जेई में क्वेश्चन आया हुआ है यहाँ से, है ना, जिसमें डेल्टा एस सराउंडिंग पूछा था, डेल्टा एस सराउंडिंग पूछा था। ठीक है, तो भैया आप यहां से डेल्टा एस सिस्टम और सराउंडिंग दोनों बराबर ही होते हैं, प्लस माइनस का फर्क होता है। ये हमारे पास जो है वो कुछ चीजें हैं जो कि आपको आइडियल सॉल्यूशन के लिए ध्यान में रखनी है। अभी एग्जांपल से भी बात हम करेंगे। फिर भैया जी आपको एक चीज और ध्यान में रखनी है, फॉर आइडियल सॉल्यूशन, आइडियल सॉल्यूशन के लिए अगर कोई सॉल्यूशन आइडियल है उस पर हम ये इक्वेशन लगा सकते हैं, पी एस इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी, है ना, या इसी को जो हम चेंज करके इसको इस तरीके से लिखा था ना हमने, पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी एक्स ए प्लस पी नॉट बी, हमने ये एक्सप्रेशन बनाया था। और ये सारी इक्वेशंस को मिला के हमने जो राउल्ट्स लॉ का एक ग्राफ बनाया था, राउल्ट्स लॉ का एक ग्राफ बनाया था इस तरीके का, है ना, ये एक ऐसा हमने ग्राफ बनाया था। भैया अगर कोई सॉल्यूशन आइडियल है ना, तो उसका जब आप ग्राफ बनाओगे एक्स ए वर्सेस पी एस का, वो ग्राफ ऐसा आएगा। अगर सॉल्यूशन आइडियल है तो एक्स ए वर्सेस पी सॉल्यूशन का ग्राफ जो इस तरीके का आपको मिलेगा। ठीक है ना, तो ये हो गया भैया हमारे पास आइडियल सॉल्यूशन की सारी मेन पॉइंट, सारी मेन बातें। अब जो है वो आपको जो सबसे जरूरी चीज ध्यान में रखनी है ना, वो आपके सामने है। और आपके सामने क्या है अभी, देखो जरा ध्यान से पढ़ो, एग्जाम्पल्स ऑफ आइडियल सॉल्यूशन। ठीक है, कि भैया आइडियल सॉल्यूशन के एग्जाम्पल है। अब कई कहेंगे सर ये एग्जाम्पल याद करने पड़ेंगे क्या, भाई आप चाहो तो याद कर लो, आपकी मर्जी, आप चाहो तो कंसेप्ट को समझ लो। ठीक है, और कंसेप्ट जो है वो अभी मैंने बता दिया, ये रहा कंसेप्ट आपके पास, है ना। कंसेप्ट है अट्रैक्शनल फोर्स का, ये कंसेप्ट है कि अगर नेचर सेम है सॉल्यूट सॉल्वेंट की तो उनमें अट्रैक्शन फोर्स सेम होंगे, और अट्रैक्शन फोर्स इक्वल है तो वो सॉल्यूशन ऑलमोस्ट आइडियल हो सकता है। ध्यान में रखना, परफेक्टली आइडियल जो वो एग्जिस्ट नहीं करता है, हम ऑलमोस्ट नियर बाई आइडियल की बात करते हैं, परफेक्टली आइडियल सॉल्यूशन नहीं होता है। तो आप देखो जरा कि भैया जी, इफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट आर ऑफ सेम नेचर, ठीक है, देन सॉल्यूशन में एक्ट्स एज आइडियल सॉल्यूशन, आइडियल एट लो कंसंट्रेशन। ठीक है, क्योंकि ये तो मैं ऑलरेडी आपको बता ही चुका हूं कि राउल्ट्स लॉ जो है बहुत ही कम कंसंट्रेशन पर फॉलो होता है, बहुत डाइल्यूटेड कंडीशन में फॉलो होता है। तो डाइल्यूट जितना ज्यादा होगा कंसंट्रेशन उतनी ही कम होगी। आ जाओ जरा, जैसे एग्जांपल के लिए हमारे पास है भैया एन हेक्सेन प्लस एन हेप्टेन, जो इसने एग्जांपल दिया है। आप देखो एन हेक्सेन कैसा है, नॉन पोलर, ठीक, नॉन पोलर है। ये भी कैसा है, नॉन पोलर है, दोनों ही नॉन पोलर है। तो अब आप कंडीशन ऐसी लगा सकते हो कि एन हेक्सेन का एक मॉलिक्यूल और एन हेक्सेन का दूसरा मॉलिक्यूल, इन दोनों नॉन पोलर में इंड्यूस डाइपोल बताया था। तो भैया ये नॉन पोलर एन हेक्सेन, ये नॉन पोलर एन हेक्सेन, दोनों के बीच में इंड्यूस डाइपोल। ठीक ऐसे ही एन हेप्टेन का एक मॉलिक्यूल और एन हेप्टेन का दूसरा मॉलिक्यूल, है ना, C6H14 एक मॉलिक्यूल, C6H14 दूसरा मॉलिक्यूल। कौन से फोर्स हो गए, यहां पर फोर्स हो गए भैया इंड्यूस्ड डाइपोल, यही है जिसको वांडरवाल बोलते हैं, इंड्यूस्ड डाइपोल। ठीक भैया, ये है C7 और H जो है वो अपने पास हो गया 16, एक मॉलिक्यूल, C7H16 दूसरा मॉलिक्यूल। यहां पर देखो कौन सा है, यहां पर भी है हमारे पास क्या, इंड्यूस्ड डाइपोल
और दूसरा है इंड्यूस्ड डाइपोल। ठीक, तो इंड्यूस्ड डाइपोल ये भी क्या है, इंड्यूस्ड डाइपोल। और जब दोनों को मिला दोगे, अब दोनों को आपने मिला दिया मान लो, तो C6H14 और C7H16, भैया ये अभी भी नॉन पोलर है, ये भी नॉन पोलर है, तो यहां पर भी देखो फोर्स कौन से हैं, यहां पर भी इंड्यूस्ड डाइपोल ही तो है। तो आप देखो कि जिस तरीके के फोर्स इन दोनों के बीच में है, उसी तरीके के फोर्स इन दोनों के बीच में, और जब मिलाओगे तो भी ऐसे ही फोर्स आएंगे। तो भैया जी ये है आइडियल सॉल्यूशन, ये फोर्स है। और यही कंडीशन अभी बताई थी कि आइडियल सॉल्यूशन जो है वो तभी बनेगा जब ये कंडीशन लागू होगी, और यहां पर ये वाली कंडीशन जो है वो लागू हो रही है। इसलिए अगर आप सेम नेचर के सॉल्यूशंस को मिक्स करोगे, सेम नेचर के लिक्विड को मिक्स करोगे, तो भैया जी ये आइडियल सॉल्यूशन बनेगा। एन हेक्सेन, एन हेप्टेन, बेंजीन प्लस टोलुइन, वो भी सेम टू सेम ऐसा ही कंडीशन है ना। इथाइल ब्रोमाइड, इथाइल क्लोराइड, वो भी ऐसी ही कंडीशन है। और आपके सामने जो ये देखो जरा, इतने सारे एग्जांपल, बेंजीन, टोलुइन हो गया, एन हेक्सेन, एन हेप्टेन, क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, इथाइल ब्रोमाइड, इथाइल आयोडाइड हो गया, एन ब्यूटाइल क्लोराइड, एन ब्यूटाइल ब्रोमाइड हो गया, CCl4, SiCl4 हो गया, है ना। ये इनमें से भैया कुछ एग्जाम्पल जो NCERT में लिखे हैं वो सारे के सारे आपको ध्यान में रखने। इथाइल ब्रोमाइड हो गया, इथाइल क्लोराइड, इथाइल डाइब्रोमाइड, इथाइल डाइक्लोराइड, ये सारे के सारे कुछ एग्जांपल्स हैं जो कि आइडियल सॉल्यूशन के हैं। या तो आप अट्रैक्शन फोर्स से चेक कर लो। अच्छा, इनके अलावा भी मान लो, कई बार वैसे तो पॉसिबिलिटी कम होती है NCERT से बाहर एग्जाम्पल पूछने की, लेकिन इनके अलावा अगर कोई एग्जाम्पल आ जाए तो फिर आपको फिर कितने के याद करोगे, तो अट्रैक्शन फोर्स काम में आएगा ना, ये कंसेप्ट काम में आएगा। तो ये है कंडीशन, ये हमारे पास है भैया आइडियल सॉल्यूशन। आई होप मेरी बातें आपके समझ में आ गई होगी आइडियल सॉल्यूशन की। आइडियल सॉल्यूशन के बाद में नेक्स्ट जो टॉपिक है ना, वो है हमारे पास क्या, नॉन आइडियल सॉल्यूशन या फिर रियल सॉल्यूशन। आ जाओ जरा, नॉन आइडियल सॉल्यूशन या फिर क्या बोलते हैं इसको, रियल सॉल्यूशन। ठीक है, अब भैया कंडीशन ये कि जो राउल्ट्स लॉ को फॉलो करे वो तो आइडियल, और जो राउल्ट्स लॉ को फॉलो ना करे वो कैसा हो जाएगा, रियल हो जाएगा। कहने का मतलब इसके लिए एक्सपेरिमेंटल वैल्यू वेपर प्रेशर की और थ्योरेटिकल वैल्यू वेपर प्रेशर की, ये दोनों वैल्यूज बराबर नहीं आएगी। और जैसे मान लो कि वैल्यू मिलनी चाहिए थी 150, ए और बी को मिलाने पर, अभी एग्जाम्पल बताया था ना, तो ए और बी को मिलाने पर जो सॉल्यूशन बना उसमें आपको वैल्यू मिलनी चाहिए थी 150, लेकिन जब लैब में गए, वहां देखा, वहां कैलकुलेट किया, तो वैल्यू आपको मिली मान लो 150 से कम 140 ही मिली, या 150 से ज़्यादा 165 मिल गई मान लो। और इन दोनों ही केस में वो राउल्ट्स लॉ को फॉलो नहीं कर रहा है, एक्सपेरिमेंटल और थ्योरेटिकल वैल्यू बराबर नहीं है, रियल सॉल्यूशन हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर डेफिनेशन लिखनी है तो सिंपल सा काम है कि भाई ए सॉल्यूशन, है ना, ए सॉल्यूशन विच डज नॉट फॉलो राउल्ट्स लॉ, राउल्ट्स लॉ इज कॉल्ड रियल सॉल्यूशन, है ना, रियल सॉल्यूशन। तो भैया उसको हम क्या बोलेंगे, रियल सॉल्यूशन बोलेंगे, जो कि राउल्ट्स लॉ को फॉलो नहीं करेगा। अब फॉलो नहीं करेगा तो इसके लिए एक्सपेरिमेंटल और थ्योरेटिकल वैल्यू बराबर नहीं होगी। तो भैया फॉर दिस सॉल्यूशन एक्सपेरिमेंटल वेपर प्रेशर will be different from theoretical वेपर प्रेशर। ठीक है, तो यहाँ एक्सपेरिमेंटल वेपर प्रेशर जो है ना, वो थ्योरेटिकल वेपर प्रेशर से क्या रहेगा, अलग रहेगा, दोनों की वैल्यूज अलग अलग रहेगी। कहने का मतलब PS एक्सपेरिमेंटल, ठीक है, ये भैया इक्वल तो नहीं आएगा PS थ्योरेटिकल के, ठीक है, और PS एक्सपेरिमेंटल, PS थ्योरेटिकल की वैल्यू कितनी होती है, PS थ्योरेटिकल की वैल्यू होती है P0A XA प्लस P0B XB, ये वैल्यू होती है, और दोनों वैल्यू जो वो इक्वल नहीं आएगी। और इक्वल नहीं आएगी तो अब यहाँ से दो केस पॉसिबल है कि या तो हो सकता है जो एक्सपेरिमेंटल वेपर प्रेशर है
जितना आप सोच रहे हो उससे ज्यादा मिलेगा। या तो हो सकता है एक्सपेरिमेंटल वेपर प्रेशर की वैल्यू इससे राउल्ट्स लॉ से जो आप निकालो उससे ज्यादा मिले, कि भाई 150 मान लो आपने पेपर पर किया और जब लैब में गए एक्सपेरिमेंट किया तो आपको मिला 160। या तो हो सकता है पीएस एक्सपेरिमेंटल जो है ना वो पीएस थ्योरेटिकल से ज्यादा मिले, या फिर हो सकता है पीएस एक्सपेरिमेंट की वैल्यू पीएस थ्योरेटिकल से क्या मिल जाए, कम मिल जाए। तो यहां से दो पॉसिबिलिटीज हो सकती है ना, कि भाई हमारे पास कंडीशन ऐसी है कि पीएस एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ये भैया इक्वल तो नहीं होगी पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी, ये इसके इक्वल तो नहीं आएगी। तो यहां से दो कंडीशन आ सकती है कि भैया सबसे पहली कंडीशन पीएस एक्सपेरिमेंटल वैल्यू अगर ज्यादा आ जाए पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी ज्यादा आ सकती है, या सेकंड केस पीएस एक्सपेरिमेंटल, ठीक है, ये वाली वैल्यू जो है ना वो कम आ सकती है पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। अगर ज्यादा आ जाए कि मान लो आपने सोचा था 150, पेपर पर निकाला कितना 150, और लैब में गए तो आपको वैल्यू मिली 150 से ज्यादा, अगर उम्मीद से ज्यादा मिल रहा है, वेपर प्रेशर अगर ज्यादा मिल रहा है, तो इसको हम बोलते हैं दिस इज पॉजिटिव डेविएशन। इसको क्या बोलेंगे हम, पॉजिटिव डेविएशन बोलेंगे, पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। राउल्ट्स लॉ कि ये वाला जो सॉल्यूशन है ये राउल्ट्स लॉ से किस तरीके से डेविएट होता है, ये पॉजिटिवली डेविएट होता है। तो पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। सेकंड, यहां पर अगर आप देखोगे ना तो मैं यहां पर बोलूंगा कि भैया जितना आपने सोचा था 150, मिला उससे कम, मान लो 140 ही मिला या 130 ही मिला, जितना सोचा था उससे कम मिल रहा है, तो इस तरीके के सॉल्यूशन को हम बोलते हैं नेगेटिव डेविएशन। नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। राउल्ट्स लॉ है ना, तो ऐसा सॉल्यूशन जो है वो राउल्ट्स के लॉ से पॉजिटिवली डेविएट होता है, ये वाला सॉल्यूशन राउल्ट्स लॉ से नेगेटिवली डेविएट होता है। पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा, ये नेगेटिव डेविएशन शो करेगा। ये हमारे पास जो है वो कंडीशन है, ठीक है। अब आ जाओ थोड़ा सा और अगर इसमें बढ़े हम आगे, कहने का मतलब ये है कि जो रियल सॉल्यूशन है ना वो दो तरीके का हो गया। एक तो ऐसा जो राउल्ट्स लॉ से पॉजिटिव डेविएशन शो करता है, दूसरा ऐसा जो राउल्ट्स लॉ से नेगेटिव डेविएशन शो करता है। अब हमें यह पता लगाना है कि कोई सॉल्यूशन कब तो पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा और कब कोई सॉल्यूशन जो है वो नेगेटिव डेविएशन शो करेगा, हमें यह पता लगाना है। तो ये हम बहुत आसानी से पता लगा सकते हैं। इधर देख लें जरा कि भाई मैंने कहा कि रियल सॉल्यूशन है ना, या इसको आप बोल दो नॉन आइडियल सॉल्यूशन, ठीक है। दो तरीके का हो गया यहां से, एक तो हो गया भैया जी पॉजिटिव डेविएशन वाला, ठीक, और दूसरा हो गया जी कौन सा, नेगेटिव डेविएशन वाला। नेगेटिव डेविएशन दो तरीके का हो गया, पॉजिटिव डेविएशन वाला और नेगेटिव डेविएशन वाला। अब अगर हम देखें, देखो इन दोनों को हम कंपैरेटिवली ही पढ़ेंगे, पॉजिटिव डेविएशन और नेगेटिव डेविएशन को। चलो जी स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखो जी पॉजिटिव डेविएशन कब होगा, तो मैंने क्या कहा कि पॉजिटिव डेविएशन में जितना आप सोचोगे ना वेपर प्रेशर उससे ज्यादा मिलेगा। तो यहां पर मैं बोलूंगा कि भाई एक्सपेरिमेंटल वेपर प्रेशर विल बी मोर देन theoretical वेपर प्रेशर, ठीक है। थ्योरेटिकल वेपर प्रेशर से ये क्या होगा, ज्यादा होगा, ठीक है। तो यहां पर मैं क्या बोलूंगा कि पीएस की वैल्यू जो मिलेगी ना, जो एक्सपेरिमेंटल है पीएस, उसकी वैल्यू पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी से क्या मिलेगी, ज्यादा मिलेगी। ये वाला हो गया पीएस थ्योरेटिकल, ठीक है, और ये वाला हो गया क्या, पीएस एक्सपेरिमेंटल। ऐसी कंडीशन आएगी, एक्सपेरिमेंटल वेपर प्रेशर आपको क्या मिलेगा, ज्यादा मिलेगा, ठीक है। और यहां पर मैं क्या बोलूंगा, यहां पर मैं बोलूंगा भैया एक्सपेरिमेंटल वेपर प्रेशर will be less than theoretical वेपर प्रेशर। कहने का मतलब यह है कि पीएस कम मिलेगा पी नॉट ए एक्स ए प्लस
पी नॉट बी एक्स बी से, जितना सोचोगे उससे कम मिलेगा। अब यार ये कैसे हो सकता है कि एक में वेपर प्रेशर ज्यादा मिले एक में कम मिले? तो कंडीशन ऐसी है, ध्यान से देखना कि ये कब होगा। सारा खेल अट्रैक्शन फोर्स का है। एक कंटेनर है, इस कंटेनर में मान लो मेरे पास है ये केवल ए है, एक कोई दूसरा कंटेनर है, इस कंटेनर में मेरे पास जो वो केवल बी है ना। तो यहां पर फोर्स किस किस के बीच में है? ए और ए के बीच में है। यहां पर फोर्स किस किस के बीच में है? बी और बी के बीच में। दोनों को मिला के मैं यहां पर क्या बना रहा हूं भैया? एक सॉल्यूशन बना रहा हूं। इस सॉल्यूशन में मेरे पास ए भी है और बी भी है। यहां पर फोर्स किस किस के बीच में है? ए और बी के बीच में है, ठीक है। सेम टू सेम कंडीशन मेरे पास यहां पर भी है। कंटेनर में मेरे पास जो यहां पर केवल ए, ये कंटेनर यहां पर केवल जो वो कौन है? बी, और दोनों को मिला के हमने ये बना दिया जी सॉल्यूशन। और सॉल्यूशन में मेरे पास यहां पर ए भी होगा और बी भी होगा। तो यहां पर भी वही कंडीशन, यहां फोर्स है ए और ए के बीच में, यहां पर फोर्स है अपने पास बी और बी के बीच में, और यहां पर फोर्स है ए और बी के बीच में। हमारे पास ये तीन कंडीशन है। अब इन तीनों में ध्यान से देखना आप कि क्या करना है भैया जी। ए और ए, बी और बी, और एफ ए और बी, इस तरह की कंडीशन है। यहां पर मैं क्या बोलूंगा देखो जरा, फोर्स बिटवीन ए और ए या फिर फोर्स बिटवीन बी और बी। सोचो जरा, थोड़ा सा सोचो कि यार वेपर प्रेशर आपको जितना आपने सोचा उससे ज्यादा मिल रहा है, ज्यादा मिल रहा है ना पॉजिटिव डेविएशन में। तो जितना आपने सोचा वेपर प्रेशर अगर उससे आपको ज्यादा मिल रहा है, इसका मतलब क्या है कि वेपर ज्यादा बन रही है। पहले वेपर कम बन रही थी, अब ज्यादा बन रही है वेपर ज्यादा बन रही है। इसका मतलब ए आसानी से ऊपर जा रहा है, इसका मतलब बी आसानी से ऊपर जा रहा है, और ए और बी आसानी से ऊपर जा रहे हैं। यानी बी ऊपर जा रहा है तो ए नहीं रोक रहा है, ए ऊपर जा रहा है तो बी नहीं रोक रहा है। ए और बी आसानी से ऊपर जा रहे हैं। जरूर ए और बी के बीच के जो अट्रैक्शन फोर्स है वो मुझे बताओ पहले से स्ट्रोंग हो गए या पहले से वीक हो गए? पहले से वीक हो गए होंगे, क्योंकि भैया ए गया ऊपर, क्योंकि वेपर ज्यादा बनेगी तभी तो, जितनी ज्यादा वेपर बनेगी ना ऊपर, वेपर प्रेशर आपको उतना ही ज्यादा मिलेगा। तो यहां पर जो अट्रैक्शन फोर्स है वो पहले की बजाय क्या हो जाते हैं? थोड़े से वीक हो जाते हैं। और अट्रैक्शन फोर्स वीक होने के कारण क्या होता है भैया? जल्दी जल्दी वेपर बनती है। ए और बी जल्दी जल्दी ऊपर जाएंगे, ए और बी जल्दी जल्दी ऊपर जाएंगे, वेपर ज्यादा बनेगी, वेपर ज्यादा बनेगी तो वेपर प्रेशर भी आपको क्या मिलेगा? ज्यादा मिलेगा। तो यहां पर मैंने कहा कि जो अट्रैक्शन फोर्स है ना, पहले अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा होंगे और बाद में ए और बी के अट्रैक्शन फोर्स जो है वो क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे। क्लियर है बात? चलो जी, ये तो ही एक बात। यहां आपने जितना सोच रखा है वेपर उससे क्या मिलेगी? कम मिलेगी। जितना आपने सोचा वेपर उससे कम मिलेगी, तभी तो वेपर प्रेशर कम होगा ना। कि यार आपने सोचा वेपर प्रेशर मिलना चाहिए 150, वेपर प्रेशर मिला आपको कितना? 130 ही मिला। कारण क्या है कि यार जरूर वेपर कम बनी होगी, और वेपर कम बनी इसका मतलब ए और बी का ऊपर जाना क्या हो गया? कम हो गया। ए आसानी से ऊपर नहीं जा पा रहा है, बी आसानी से ऊपर नहीं जा पा रहा है। कहने का मतलब ए ऊपर गया, बी ने रोक लिया, बी ऊपर गया, ए ने रोक लिया। दोनों ने एक दूसरे को पकड़ के रखा है। दोनों के बीच में अट्रैक्शन पहले से मुझे बताओ बढ़ गया होगा या कम हो गया होगा? तो जरूर यहां अट्रैक्शन फोर्स क्या हो गया? बढ़ गया। तो यहां कंडीशन ऐसी आती है, फोर्स बिटवीन ए या फोर्स बिटवीन बी। ठीक है, ये पहले कम थे और इसके बाद में जो अट्रैक्शन फोर्स है ना वो क्या हो जाते हैं भैया? कम, थोड़े बढ़ जाते हैं। तो बढ़ गए तो भैया नेगेटिव डेविएशन, अट्रैक्शन फोर्स कम हो गए तो भैया पॉजिटिव डेविएशन। ये दोनों लाइनें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने क्या कहा? जितना भी डेविएशन का खेल, जितना भी आइडियल सॉल्यूशन, पॉजिटिव डेविएशन, नेगेटिव डेविएशन, सारा का सारा अट्रैक्शन फोर्स पर डिपेंड करता है। इसीलिए मैंने आपको शुरू में अट्रैक्शन फोर्स जो है वो बताए थे। क्लियर है बात? अभी एग्जाम्पल से भी इसको हम समझ लेंगे। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। देखो जी भैया जी, मेरे पास कंडीशन ऐसी है, एक तरफ पॉजिटिव डेविएशन, एक तरफ नेगेटिव डेविएशन, है ना भैया। सोचो जरा, ये वाला सॉल्यूशन है, सोचो मॉलिक्यूल जो है ना वो, उनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स बढ़ गया, अट्रैक्शन फोर्स बढ़ गया, मॉलिक्यूल क्या आ गए? पास पास आ गए, मॉलिक्यूल्स पास पास आ रहे हैं, पास पास आ रहे हैं। सोचो आप जब मिलाओगे मॉलिक्यूल्स अगर पास पास आ रहे हैं तो वॉल्यूम आपको पहले से कम मिलेगा या पहले से ज्यादा मिलेगा? हाँ, कब मिलेगा ना। मॉलिक्यूल्स पास पास आ रहे हैं, कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, तो भैया कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है तो वॉल्यूम पहले से आपको क्या मिलेगा?
कम मिलेगा। कहने का मतलब यहां 2 लीटर मिलाओगे तो यहां 4 लीटर नहीं मिलेगा, यहां 2 लीटर मिलाओगे यहां 4000 ml नहीं मिलेगा, वॉल्यूम थोड़ा सा कम हो जाएगा, 3999 मिलेगा, 3999.5 मिलेगा, 3999.9 ही मिलेगा, लेकिन पक्का 4000 ml तो नहीं मिलेगा, क्योंकि 4000 ml तो केवल कहां मिलता है, आइडियल में मिलता है। तो यहां पर वॉल्यूम जो है ना वो पहले से कम हो जाएगा। ओके, मैंने क्या बोल गया मैं, ओके 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 ओके, ये सारी बातें यहां पर बोलनी थी। थोड़ा सा जो है मैं अपनी बात ठीक करता हूं। भैया जी यहां पर क्या हो रहा है कि भाई अट्रैक्शन फोर्स जो है वो यहां पर तो कैसे हो गए, कम हो गए ना। अट्रैक्शन फोर्स अगर कम हो गए, यहां अट्रैक्शन फोर्स कम हो जाते हैं भैया जी, ए और बी जो है वो पहले क्या थे, पास पास, अब ए और बी के बीच में अट्रैक्शन कम हो गए, मॉलिक्यूल क्या हो गए जी, दूर दूर हो गए, मॉलिक्यूल दूर दूर हो गए, मॉलिक्यूल दूर दूर हो गए तो वॉल्यूम क्या हो गया, वॉल्यूम बढ़ गया ना। तो आप अगर यहां पर 2+2 मिलाओगे वॉल्यूम आपको क्या मिलेगा, 4000 ml से ज्यादा, 4001 ml, 4000.5 ml, 4000.1 ml, इस तरीके से वॉल्यूम अगर आपको मिलेगा। क्यों, क्योंकि भैया मॉलिक्यूल्स जो है वो दूर दूर हो गए, अट्रैक्शन पहले से कमजोर हो गया है, मॉलिक्यूल्स फैल रहे हैं भैया, एक्सपेंड कर रहा है, लिक्विड एक्सपेंड कर रहा है, तो वॉल्यूम आपको क्या मिलेगा, पहले से ज्यादा मिलेगा। कहने का मतलब यहां पर मैं बोलूंगा जी डेल्टा वी मिक्सिंग जो होगा ना, डेल्टा वी मिक्सिंग, डेल्टा वी मिक्सिंग, डेल्टा वी मिक्सिंग, ये कैसा आएगा, ये आएगा पॉजिटिव। कहने का मतलब वॉल्यूम पहले से बढ़ जाएगा। जबकि दूसरे वाले केस में अभी जो पहले मैंने बोला था कि भैया मॉलिक्यूल जो वो क्या आ गए, पास पास, फोर्स बढ़ गए, मॉलिक्यूल्स पास पास आ गए, क्लोज आ गए, एक दूसरे के बहुत नजदीक आ गए, ए और बी पास आ रहे हैं, लिक्विड कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, तो वॉल्यूम पहले से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। यानी यहां पर 2+2 4 नहीं बोलेंगे, वॉल्यूम पहले से कम हो जाएगा। डेल्टा वी मिक्सिंग यहां पर कैसा होगा जी, नेगेटिव हो जाएगा। ये हमारे पास कंडीशन है, ठीक है। यहां पर आप देखो ओवरऑल क्या हो रहा है, मॉलिक्यूल्स दूर दूर जा रहे हैं, ओवरऑल रिपल्शन हो रहा है। तो अगर रिपल्शन हो रहा है, अभी मैंने आपको कहा था दुनिया में जब जब अट्रैक्शन होता है, अट्रैक्शन में एनर्जी रिलीज होती है, रिपल्शन में एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, तो भैया यहां ओवरऑल रिपल्शन हो रहा है, तो मैं यहां पर बोलूंगा डेल्टा एच मिक्सिंग, डेल्टा एच मिक्सिंग। ये कैसा आएगा भैया, डेल्टा एच मिक्सिंग आएगा नेगेटिव, सॉरी पॉजिटिव, क्योंकि रिपल्शन हो रहा है ना, रिपल्शन होगा तो ओवरऑल जो है वो एनर्जी एब्जॉर्ब होगी, और यहां अट्रैक्शन होगा, ओवरऑल मॉलिक्यूल्स पास पास आएंगे तो डेल्टा वी मिक्सिंग नेगेटिव। कहने का मतलब यहां एनर्जी रिलीज होगी, है ना, और यहां एनर्जी क्या होगी, एब्जॉर्ब होगी। फिर भैया मैंने तुम्हें बता रखा है दुनिया का कोई भी सॉल्यूशन हो, डेल्टा एस तो हमेशा ही कैसा होता है, पॉजिटिव होता है, क्योंकि आप दो चीजों को मिक्स करते हो तो हमेशा एंट्रोपी जो हो क्या होती है, बढ़ती है। तो यहां पर भी डेल्टा एस मिक्सिंग पॉजिटिव, यहां पर भी डेल्टा एस मिक्सिंग पॉजिटिव, दोनों में ही एंट्रोपी ओवरऑल क्या होगी, बढ़ेगी। आप चाहो तो डेल्टा जी यहां से निकाल सकते हो। डेल्टा जी वैसे हर सॉल्यूशन के लिए नेगेटिव ही होता है, ध्यान में रखना। क्यों, क्योंकि वो टेम्परेचर पर डिपेंड कर जाएगा ना, डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस टेम्परेचर पर डिपेंड कर जाएगा। नॉर्मल टेम्परेचर पर हर सॉल्यूशन के लिए डेल्टा जी कैसा होता है, नेगेटिव ही होता है, ठीक। फिर भैया जी अगर इसके लिए वो जो ग्राफ आता है राउल्ट्स लॉ का, इसके लिए अगर हम ग्राफ बनाए, देखो जी कंडीशन ऐसी है कि अगर कोई सॉल्यूशन राउल्ट्स लॉ को फॉलो करता है, ठीक है, अगर कोई सॉल्यूशन राउल्ट्स लॉ को फॉलो करता है तो भैया राउल्ट्स लॉ का ग्राफ हम ऐसा बनाते हैं, है ना, कि भाई राउल्ट्स लॉ का ग्राफ जो है वो हम इस तरीके का ग्राफ हम राउल्ट्स लॉ का बनाते हैं, ठीक है। ये राउल्ट्स लॉ का ग्राफ हम ऐसा बनाते हैं, है ना। तो अगर कोई राउल्ट्स लॉ को फॉलो करेगा तो उसका ग्राफ ऐसा आएगा, लेकिन ये तो राउल्ट्स लॉ को फॉलो कर नहीं रहा है। आपको वेपर प्रेशर जो क्या मिलेगा, ज्यादा मिलेगा, जितना आप सोचोगे उससे ज्यादा मिलेगा, तभी तो पॉजिटिव डेविएशन है ना। तो मान लो किसी भी कंपोजिशन पर, कोई कंपोजिशन है, मान लो ये वाला कंपोजिशन है ना, यहां पर हमारे पास कुछ सॉल्यूशन में ए भी है, यहां पर कुछ सॉल्यूशन में बी भी है, तो राउल्ट के लॉ के अकॉर्डिंग इस कंपोजिशन का वेपर प्रेशर आपको इतना मिलना चाहिए, है ना, लेकिन भैया इससे ज्यादा मिलेगा। तो जब आप ग्राफ बनाओगे तो ग्राफ जो है इसका इस तरीके से आएगा, इस तरीके का, है ना, कि भाई इसको, ये जितने भी हैं सबको पकड़ पकड़ के कहाँ कर दो, ऊपर की तरफ कर दो। यहां पर जब आप ग्राफ बनाओगे तो ग्राफ जो है इसका इस तरीके का मिलेगा, यहां ग्राफ बनाओगे तो इसका ग्राफ इस तरीके का मिलेगा। ये हमारे पास कौन से डेविएशन का है भैया जी, पॉजिटिव डेविएशन का ग्राफ आपको इस तरीके का मिलेगा, ठीक। और अगर नेगेटिव डेविएशन का ग्राफ बनाओगे तो भैया वो भी इसी के जैसा, कि भाई नेगेटिव डेविएशन में जितना आप सोचोगे उससे कम मिलेगा ना,
वेपर प्रेशर। तो ध्यान से देखना कि भाई होना चाहिए था ऐसा, कि होना चाहिए था ग्राफ ऐसा, ये राउल्ट्स लॉ का ग्राफ है, ठीक है, लेकिन अब नेगेटिवली डेविएट हो रहा है ग्राफ, तो भैया मिलेगा ऐसा। इन सबको पकड़ के नीचे की तरफ कर दो, इसको पकड़ा थोड़ा सा नीचे की तरफ खींच दिया, इसको पकड़ा थोड़ा सा नीचे की तरफ खींच दिया, इसको पकड़ा थोड़ा सा नीचे की तरफ खींच दिया, ये लो जी, इस तरीके का ग्राफ मिलता है। पॉजिटिव डेविएशन का हो गया, ये नेगेटिव, ये सारे ग्राफ एनसीईआरटी में बने हुए हैं। तो इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है एग्जाम्पल्स पॉजिटिव डेविएशन और नेगेटिव डेविएशन के, ठीक है। आ जाओ जरा, मैं थोड़ा सा जो इसको वही अट्रैक्शन फोर्स से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। अगर आपको जो वो अट्रैक्शन फोर्स का पता है, थोड़ा सा इनऑर्गेनिक में जो वो आपको जाना पड़ेगा, और नहीं पता है, वैसे तो मैंने बताने की कोशिश की है शुरू में, लेकिन उतना ज़्यादा डिटेल में मैं भी यहाँ पर नहीं बता सकता। अगर आपको अट्रैक्शन फोर्स का पता है तो ठीक है, नहीं पता है तो फिर ये सारे एग्जाम्पल आपको याद ही करने पड़ेंगे। तो पॉजिटिव डेविएशन है, पॉजिटिव डेविएशन में अट्रैक्शन फोर्स पहले से वीक हो जाते हैं। देखो कैसे, एसीटोन, एसीटोन कैसा है, पोलर है। इथेनॉल, इथेनॉल भी कैसा है, पोलर है। इथेनॉल के एक मॉलिक्यूल में और दूसरे मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, यानी यहां हाइड्रोजन बॉन्डिंग है इथेनॉल में, है ना, C2H5। इसको मैं इसके आगे यहां पर कर लेता हूं, ये वही चल रहा है भैया, कॉलम सेम चल रहा है, पॉजिटिव डेविएशन नेगेटिव डेविएशन का, है ना, थोड़ा ध्यान में रखना, ठीक है। तो जैसे भैया जी मेरे पास जो कंडीशन ऐसी है, एक तो है इथेनॉल, ठीक है, C2H5 और ये OH, एक मॉलिक्यूल इथेनॉल और ये दूसरा मॉलिक्यूल इथेनॉल का, इनके बीच में क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक। ये इसको मैंने एसीटोन के साथ मिक्स किया, ये एसीटोन का एक मॉलिक्यूल है, ठीक है। अब एसीटोन कैसा होता है, पोलर होता है, और पोलर पोलर के बीच में डाइपोल डाइपोल लगता है। तो भैया ये हमारे पास एसीटोन का एक डाइपोल, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, ये एसीटोन का दूसरा डाइपोल, ठीक है, ठीक है। तो यहां पर ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, तो इनके बीच में यहां पर जो कौन सा इंटरेक्शन, ये है भैया डाइपोल डाइपोल, डाइपोल डाइपोल, ठीक है। यहां डाइपोल डाइपोल है, यहां हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, दोनों को मिक्स कर दिया। जैसे ही दोनों को मिक्स करूंगा तो अब देखो कि C2H5OH ये पोलर है, ठीक। यहां पर देखना जरा, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, ये पोलर हो गया। और भैया एसीटोन भी पोलर है, तो एसीटोन पोलर है तो हमारे पास कंडीशन एसीटोन में ऐसी आएगी, ये C, ये CH3, ये CH3, यहां नेगेटिव यहां पॉजिटिव, है ना। तो अब यहां देखो जरा, ये हो गया भैया अट्रैक्शन। अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो ये है नहीं, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो तब होगी जब हाइड्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव के साथ जुड़ा होगा। इसमें कोई हाइड्रोजन ऐसा नहीं है जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव के साथ जुड़ा हो। यहां जो अट्रैक्शन होगा ना, थोड़ा सा ठीक कर देता हूं, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, ये CH3 ये CH3, ठीक है। तो यहां पर देखो जरा, ये वाला कौन सा हो गया, ये डाइपोल डाइपोल हो गया, डाइपोल डाइपोल। आप देखो ओवरऑल क्या हुआ, हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो था वो तो हट गया, कम हो गया, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग सारा का सारा डाइपोल डाइपोल में बदल गया। आप सोचो, शुरू में अट्रैक्शन फोर्स इसीलिए मैंने करवाए थे, ये देखो हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है ना वो हटके डाइपोल डाइपोल में चला गया, इसमें चला गया सारा का सारा। तो अट्रैक्शन फोर्स पहले से क्या हो गए, वीक हो गए, और अट्रैक्शन फोर्स वीक होंगे, यही तो पॉजिटिव डेविएशन है। इसलिए मैंने जो आपको ये सारी चीजें पहले बताई थी कि भैया आपको ये ध्यान में रखना है, ये सब में ऐसा ही हो रहा है भैया। एसीटोन एथेनॉल है, एसीटोन CH2 है, वाटर मेथेनॉल है, वाटर एथेनॉल है, CCl4 CH3 है, CCl4 टोलुइन, इन सब में जो है वो ये सेम ऐसा ही हो रहा है। अट्रैक्शन फोर्स जो है वो वीक हो रहे हैं। जैसे आप देखो जरा, CCl4 टोलुइन, टोलुइन कैसा है, नॉन पोलर नॉन पोलर, CCl4 कैसा है, पोलर। तो यहां डाइपोल डाइपोल थे, यहां पर कौन से थे, यहां पर जो है वो इंड्यूस डाइपोल, और जब दोनों को मिला दिया तो भैया अब पोलर नॉन पोलर के बीच में डाइपोल इंड्यूस डाइपोल लगेगा। तो भैया सारे के सारे डाइपोल इंड्यूस डाइपोल में कन्वर्ट हो गए। कैसा हो गया भैया जी, कम हो गए ना, वीक हो गए ना। इन सब में ऐसा ही होता है, और भैया ये सारे के सारे पॉजिटिव डेविएट होते हैं। इनमें आ जाओ भैया जी, कंडीशन ऐसी है कि जैसे मान लो एग्जांपल हम ले लेते हैं इनमें एसीटोन और क्लोरोफॉर्म का, एनसीईआरटी में भी दिया है ये, है ना। तो एसीटोन और क्लोरोफॉर्म, ये है जी मेरे पास क्लोरोफॉर्म, ये है जी मेरे पास क्लोरोफॉर्म। मैंने क्या कहा,
कि अट्रैक्शन फोर्स जो है वो पहले से यहां पर तो क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं, यहां पर अट्रैक्शन फोर्स जो है वो पहले से क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। ये हमारे पास जो है वो क्लोरोफॉर्म का एक मॉलिक्यूल है ना, और ये हमारे पास एसीटोन का दूसरा मॉलिक्यूल है ना। और जब दोनों को आपने मिला दिया तो भैया दोनों को जैसे ही मैं यहां पर मिलाऊंगा ना, इन दोनों को देखो, क्लोरोफॉर्म का एक मॉलिक्यूल, तो यहाँ पर जो है वो क्लोरोफॉर्म का एक मॉलिक्यूल, मतलब क्लोरोफॉर्म कैसा होता है, एक तरीके से पोलर होता है, तो यहाँ पर पोलर पोलर के बीच में लगने वाले फोर्स, यहाँ पर भी पोलर पोलर के बीच में लगने वाले फोर्स। लेकिन जैसे ही आप दोनों को मिलाओगे ना, तो यहाँ बहुत ज़्यादा इंट्रैक्शन हो जाएगा भैया जी, ये Cl ये Cl, ठीक है। और यहाँ पर जो है ना, ये हमारे पास एसीटोन CH3, ये CH3 CO, इस तरीके से इनके बीच में जो है ना बहुत ज़्यादा इंट्रैक्शन फोर्स, कार्बन के साथ जो अट्रैक्शन फोर्स है वो इस तरीके से क्या हो जाएंगे, लगातार बढ़ जाएंगे। और कार्बन के साथ अट्रैक्शन फोर्स बढ़ने के कारण हम बोलेंगे कि ओवरऑल बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन हो गया, और ज़्यादा अट्रैक्शन होने के कारण यहाँ अट्रैक्शन फोर्स पहले से बढ़ गए, और अट्रैक्शन फोर्स बढ़ने के कारण हम बोलेंगे कि भैया ये डेविएशन कैसे हैं, सारे के सारे नेगेटिवली डेविएट होते हैं। एसीटोन प्लस एनिलीन, एसीटोन क्लोरोफॉर्म, एल्कोहल प्लस एसिटिक एसिड, वाटर प्लस HNO3, इसको हम आगे भी काम में लेंगे, एनसीईआरटी में भी एग्जांपल दे रखा है, वाटर प्लस HCl, एसिटिक एसिड, pyridine, HNO3, CHCl3, सारे के सारे, ठीक है। तो ये दो तरीके के सॉल्यूशन, पॉजिटिव डेविएशन और नेगेटिव डेविएशन, एनसीईआरटी में आपको ये सारे पॉइंट पढ़ने ही पढ़ने हैं, ठीक है ना। तो भैया ये हमारे पास है पॉजिटिव डेविएशन और नेगेटिव डेविएशन। थोड़ा सा हम और आगे बढ़ते हैं, देखो जरा कि पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन के बाद में एक छोटा सा पॉइंट है जो आपको पढ़ना है, या उससे पहले एक क्वेश्चन हम लेते हैं। देखो कई बार क्वेश्चन ऐसा पूछता है कि जैसे ए सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग 2 moles of A and 4 moles of B. If vapor pressure of pure A and pure B was, ये आपको दे दिया कि भैया प्योर ए और प्योर बी का वेपर प्रेशर आपको दे रखा है 300 mmHg of Hg एंड 600 mm of Hg, ठीक है। एंड द ऑब्जर्व वेपर प्रेशर ऑफ मिक्सचर या ऑफ सॉल्यूशन वाज 550 mm of Hg, ठीक है। तो आपको ये बोल दिया कि भैया जब मिक्स किया दोनों को, तो जब मिलाया, तो मिलाने के बाद वेपर प्रेशर आपको कितना मिला, 550 mmHg, ठीक है। फिर आपको ये बोल दिया कि प्रेडिक्ट द नेचर ऑफ सॉल्यूशन, कि आपको क्या करना है भैया, जो सॉल्यूशन है उसकी नेचर को प्रेडिक्ट करना है कि सॉल्यूशन जो है वो कैसा होगा। कहने का मतलब आइडियल सॉल्यूशन होगा या नॉन आइडियल होगा, नॉन आइडियल में भी पॉजिटिव डेविएशन वाला होगा या नेगेटिव वाला होगा। अब आप खुद सोचो कि यहां पर आपको ये जो दे रखा है कि भैया इसने 550 mmHg दे रखा है, अब ये 550 कौन सा है, तो ये 550 जो क्वेश्चन में दिया होता है ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू होती है। तो आपको जो एक्चुअल जो एक्सपेरिमेंटल वेपर प्रेशर है वो आपको दिया है कि आपने वास्तव में जो है 2 मोल ए लिया, 4 मोल बी लिया, और लेके जो है वो प्रयोगशाला में लैब में जाके जब प्रयोग किया तो आपको एक्चुअल वेपर प्रेशर कितना मिला, वो 550 मिला। तो PS एक्सपेरिमेंटल जो वैल्यू है ना वो आपको दे रखी है क्वेश्चन में 550, क्योंकि भैया वास्तव में कितना मिलेगा ये हमें थोड़ी ना पता होगा, ये तो हम प्रयोग करेंगे तभी पता चलेगा, और प्रयोग करने थोड़ी ना लैब में जाएंगे, वो तो क्वेश्चन में मिलेगा। अब PS थ्योरेटिकल में निकाल लेता हूं, तो PS थ्योरेटिकल निकालने का तरीका आपको पता ही है, क्या P0A XA प्लस P0B XB, ये हमारे पास जो क्या है PS थ्योरेटिकल निकालने का तरीका है। चलो जी रखो वैल्यू P0A, शुद्ध A का वेपर प्रेशर, प्योर A का वेपर प्रेशर 300, मोल फ्रैक्शन कैसे निकाले, खुद के मोल डिवाइड बाय सबके मोल, तो A के खुद के मोल 2 डिवाइड बाय सबके मोल कितने हैं भैया 6,
है ना, 4 और 2 6, ठीक है, प्लस और भैया इसका पी नॉट भी कितना 600, खुद के मोल 4 डिवाइड बाय सबके मोल कितने हैं 6। इसको सॉल्व कर लो भैया, ये कैंसिल 3 बार, ये आया कितना 100, इसको कैंसिल करते हैं, ये 100, तो भैया 100 और 400 कितना 500। देखो जी 500 mm ऑफ Hg कि होना क्या चाहिए, मिलना चाहिए था भैया 500 mm Hg, लेकिन जब लैब में गए, लैब में जाने के बाद जो है वो आपने एक्सपेरिमेंट किया तो आपको मिला कितना 550, यानी जितना आप सोच रहे हो, जितना एक्सपेक्टेड है उससे ज़्यादा मिल रहा है। इसका मतलब सॉल्यूशन जो है वो कैसा है, नॉन आइडियल है, सॉल्यूशन इज नॉन आइडियल, है ना। और नॉन आइडियल में भी एंड शोज किस तरीके का डेविएशन शो कर रहा है कि भैया मिलना चाहिए था 500, आपने सोचा कि 500 मिलेगा लेकिन लैब में गए तो 500 से ज्यादा मिला, तो भैया ये सॉल्यूशन है, पॉजिटिव डेविएशन शो करता है। इस तरीके का सवाल जो है वो अक्सर यहां से पूछा जाता है। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपके समझ में आया होगा। तो भैया ये हमारे पास दो तरीके के सॉल्यूशन हो गए, पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन वाले। थोड़ा सा और हम आगे बढ़ते हैं भैया, इसके बाद में एनसीईआरटी में एक पॉइंट दिया हुआ है और वो पॉइंट है भैया एजियोट्रोपिक मिक्सचर का, है ना। एजियोट्रोपिक मिक्सचर का एक पॉइंट है वो हम डिस्कस करते हैं। चलो जी आओ, एजियोट्रोपिक मिक्सचर, एजियोट्रोपिक मिक्सचर देखो जी क्या होता है ना, या इसको एजियोट्रॉप भी बोलते हैं। क्या होता है भैया एजियोट्रॉप या एजियोट्रोपिक मिक्सचर, बहुत सिंपल सा काम है कि भाई जैसे मान लो एक कोई हमारे पास सॉल्यूशन है ना, एक सॉल्यूशन है ए और बी का, ठीक है, ए है बी है। मान लो ए का बॉइलिंग पॉइंट जो है वो 60 डिग्री है, बी का बॉइलिंग पॉइंट जो है वो 90 डिग्री सेंटीग्रेड है, ये इनका बॉइलिंग पॉइंट है। और मैं इसको जो है वो मान लो गर्म कर रहा हूँ, इसको जो है वो हमने रखा और नीचे से हमने इसको गर्म किया, मान लो 60 पर गर्म किया। तो अगर 60 पर गर्म करूंगा तो कौन बॉईल करना स्टार्ट करेगा, तो जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम है, कहने का मतलब ए जो है वो बॉईल करना स्टार्ट करेगा। 60 पर इसको गर्म करोगे तो, और जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे 60 70 80 90 पर जाके बी बॉईल करेगा, ऐसी कंडीशन होनी चाहिए। लेकिन भैया जी आपने क्या किया, ए और बी को कुछ इस तरीके से सेट किया, इस तरीके से बैलेंस किया, दोनों के दोनों एक साथ बॉईल हो रहे हैं, दोनों के दोनों जो एक कॉमन टेम्परेचर पर बॉईल होना स्टार्ट हो जाए, तो इस तरीके का जो मिक्सचर होगा उसको एजियोट्रॉप। मान लो कि आपने ए और बी की कंसंट्रेशन या इनकी अमाउंट को इस तरीके से बैलेंस किया कि दोनों के दोनों 58 डिग्री सेंटीग्रेड पर एक साथ बॉईल करना स्टार्ट कर गए, या फिर दोनों के दोनों जो है वो 91 डिग्री सेंटीग्रेड पर एक साथ बॉईल करना स्टार्ट कर गए। तो एक ऐसा मिक्सचर जिसके दोनों कंपोनेंट का बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग है, लेकिन दोनों का बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग होते हुए भी पूरा का पूरा मिक्सचर जो वो एक कॉमन बॉइलिंग पॉइंट पर बॉईल हो, उसको हम क्या बोलते हैं, एजियोट्रोपिक मिक्सचर बोलते हैं। तो भैया ये हमारे पास एजियोट्रोपिक मिक्सचर है। क्या लिखेंगे कि भैया ए मिक्सचर इन विच बॉइलिंग पॉइंट ऑफ बोथ components of mixture is different। ठीक है, दोनों कंपोनेंट के जो है वो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो, अलग अलग हो, बट एंटायर मिक्सचर बॉइल्स एट सेम टेम्परेचर या एट ए कॉमन टेम्परेचर is called एजियोट्रोपिक मिक्सचर। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं भैया, एजियोट्रोपिक मिक्सचर बोलते हैं कि भाई पूरा का पूरा जो मिक्सचर है वो एक कॉमन टेम्परेचर पर अगर बॉईल करना स्टार्ट हो जाए तो दैट इज एजियोट्रोपिक मिक्सचर। अब एक छोटा सा पॉइंट और समझना, जैसे मान लो मेरे पास एक कोई नॉर्मल मिक्सचर है ए और बी का, है ना, हमने जो एक कंटेनर ले रखा है, यहाँ ए है यहाँ बी है, ए का बॉइलिंग पॉइंट 60 है, बी का बॉइलिंग पॉइंट कितना है 90 डिग्री है, और हम इसको जो नीचे से क्या कर रहे हैं, गर्म कर रहे हैं। ठीक है, एक आपने फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का नाम सुना होगा, हालांकि देखो जब जेई एडवांस की बात करते हैं तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन भी यहाँ पर डिटेल में बताया जाता है, प्रॉपर इक्वेशन बनाते हैं, ग्राफ बनाते हैं, लेकिन मेंस और नीट में जो है वो हम उसकी बात नहीं करेंगे, हम अभी सरफेसली इस टॉपिक को पढ़ेंगे। तो अब आप एक चीज देखो कि कंडीशन ऐसी है कि 60 डिग्री और 90 डिग्री ये ए और बी के क्या है, बॉइलिंग पॉइंट है, और भैया मैं इसको क्या कर रहा हूं, दोनों को अलग करना चाहता हूं। तो एक प्रोसेस होता है जिसको हम बोलते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में हम क्या करते हैं, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में हम एक दो लिक्विड के मिक्सचर को बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस के बेसिस पर अलग करते हैं।
कि यहाँ पर जो है ना बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस के बेसिस पर हम अलग करेंगे। अगर दोनों के बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस है ठीक ठाक तो आप इसको अलग कर सकते हो, लेकिन दोनों का बॉइलिंग पॉइंट अगर एग्जैक्टली सेम आ जाए तो भैया फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से हम अलग नहीं कर पाएंगे। तो अब आप समझो कि कैसे अलग करते हैं। हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक ट्यूब लगाएंगे, इसका मुंह जो है वो यहाँ से सील पैक कर देंगे और भैया इस ट्यूब को जो है इस तरीके से ले जाके दूसरे कंटेनर में ऐसे करके छोड़ देंगे, है ना। और क्या करेंगे, इस ट्यूब के चारों तरफ यहाँ पर ठंडा पानी पास करवाएंगे। इधर जो कोल्ड वाटर जो वो इधर चलता रहता है ना, इधर कोल्ड वाटर चलता रहता है। अब होगा ये, इसको हम गर्म करेंगे धीरे धीरे, और इसको हम गर्म करेंगे 60 के आसपास। आप सोचो 60 के आसपास जो कौन बॉईल होगा, ए, तो ए की वेपर बनेगी। ज्यादातर वेपर किसकी बनेगी, ए की। वेपर बी की भी बनेगी, लेकिन उस वेपर में ज्यादातर हिस्सा किसका होगा, ए का होगा। तो जब आप इसको 60 के आसपास गर्म करोगे, ए की वेपर बनेगी, ए की वेपर बन के धीरे धीरे जो ड्रॉप बाय ड्रॉप इधर आएगी और इस पाइप में आएगी। तो H2 ठंडा पानी चारों तरफ है, तो वेपर वापस से कंडेंस होके धीरे धीरे जो इस कंटेनर में कौन आ गया भैया जी, ए आ गया, है ना। अब भाई ऐसा नहीं है कि केवल और केवल ए ही इधर आएगा, थोड़ा बहुत बी भी आएगा, है ना, क्योंकि वेपर तो हर टेम्परेचर पर बनती है। तो 60 के आसपास बी की भी वेपर बनेगी, बहुत कम, तो थोड़ा सा बी भी आ गया, लेकिन यहां ज्यादातर कौन रहेगा, ए रहेगा। फिर आप ज्यादातर बार, जितनी ज्यादा बार इसका डिस्टिलेशन करवाओगे, हम बोलेंगे कि यहां पर धीरे धीरे ए का फ्रैक्शन होता है ज्यादा बढ़ता जाएगा, धीरे धीरे ए क्या हो जाएगा, प्योर हो जाएगा। इसको बोलते हैं डिस्टिलेशन। अब भैया जी कंडीशन ऐसी है कि मान लो अगर ये एक एजियोट्रॉपिक मिक्सचर है और ये पूरा का पूरा मिक्सचर एक साथ मान लो अपने पास 58 डिग्री सेंटीग्रेड पर दोनों एक साथ बॉईल हो रहे हैं, है ना। एजियोट्रॉपिक मिक्सचर है और 58 पर दोनों एक साथ बॉईल हो रहे हैं। एक साथ बॉईल हो रहे हैं मतलब दोनों की वेपर एक साथ बन रही है, और दोनों की वेपर एक साथ बन रही है तो भैया दोनों के दोनों इधर पहुंचेंगे। जैसा कंपोजिशन यहां है वैसा का वैसा कंपोजिशन इधर आ जाएगा। तो भैया जी आपको यह ध्यान में रखना, देखो कि भाई अगर ये एजियोट्रॉपिक मिक्सचर होगा तो जो कंपोजिशन इसका इस लिक्विड फेज में है वही कंपोजिशन वेपर फेज में होगा। कहने का मतलब मान लो यहां पर जो ए की मोल फ्रैक्शन है 3/2 या ए की मोल फ्रैक्शन है 2/3, है ना, और बी की मोल फ्रैक्शन है 1/3। तो भैया जब वेपर बनाओगे, ये एक्स ए और एक्स बी की वैल्यू है, तो वाई ए और वाई बी की वैल्यू भी सेम ही आएगी 2/3, और ये कितना जाएगा 1/3। और जब इसको कंडेंस करोगे तो वापस से ऐसा का ऐसा कंपोजिशन आपको इस तरफ मिल जाएगा। तो ध्यान ये रखना है कि जो एजियोट्रॉपिक मिक्सचर होता है ना, उसमें जो कंपोजिशन लिक्विड फेज का होता है ठीक वही कंपोजिशन किसका मिलता है, वेपर फेज का। कारण क्या है कि यार दोनों की वेपर एक साथ बनेगी, दोनों एक ही टेम्परेचर पर बॉईल होंगे, तो पूरा का पूरा मिक्सचर जो है एक साथ क्या होगा भैया, वेपराइज होगा। तो यहां ध्यान आपको ये रखना है कि भैया इन एजियोट्रॉपिक मिक्सचर, इन एजियोट्रॉपिक मिक्सचर, ठीक है, कि भाई एक एजियोट्रॉपिक मिक्सचर में द कंपोजिशन ऑफ लिक्विड फेज एंड वेपर फेज विल बी ऑलवेज सेम, ठीक है। तो ये कंपोजिशन हमेशा क्या होगा, सेम ही होगा। फिर आपको यह भी ध्यान में रखना, अगर कंपोजिशन सेम है तो हम क्या बोलेंगे कि इस तरीके के मिक्सचर को हम कभी भी डिस्टिलेशन से अलग नहीं कर सकते, क्योंकि डिस्टिलेशन का तो कंसेप्ट ही क्या होता है कि दो लिक्विड के मिक्सचर को हम बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस के बेसिस पर अलग करते हैं। तो अगर दोनों का बॉइलिंग पॉइंट ही सेम आ गया तो भैया आप इस मिक्सचर को जो है ना वो एक तरीके से डिस्टिलेशन से अलग नहीं कर पाओगे। तो भैया यहां पर मैं ये भी लिखूंगा, देखो डायरेक्टली पूछा जाता है कि कौन सा एजियोट्रॉपिक मिक्सचर के बारे में सही है, कौन सा एजियोट्रॉपिक मिक्सचर के बारे में गलत है, इस तरीके का सवाल आता है। तो भैया कंडीशन ये है कि द कंपोनेंट्स ऑफ एजियोट्रॉपिक मिक्सचर, है ना, cannot be separated by fractional distillation, ठीक है। हम इसको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से मिक्सचर को अलग नहीं कर सकते, ठीक। फिर एक और चीज ध्यान में रखनी है कि भैया ऐसे जो लिक्विड है जिनसे आइडियल सॉल्यूशन बनता है ना, कि आइडियल सॉल्यूशन बनाने वाले जो भी कंपोनेंट लिक्विड है उनसे हम कभी भी एजियोट्रॉपिक मिक्सचर नहीं बना सकते। कारण कि एक आइडियल सॉल्यूशन में कभी भी लिक्विड फेज और वेपर फेज का कंपोजिशन बराबर आ ही नहीं सकता, है ना, प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है। तो भैया जी ये ध्यान में रखना कि भाई सॉल्यूशंस विच
कैन फॉर्म विच कैन एक्ट्स एज आइडियल सॉल्यूशन, आइडियल सॉल्यूशन, है ना, कैन नॉट फॉर्म एजियोट्रॉप। ठीक है भैया, ऐसे जो जैसे बेंजीन और टोलुइन है, आइडियल सॉल्यूशन बनता है, आप बेंजीन और टोलुइन को किसी भी रेशो में मिला दो, कैसे भी मिक्स कर दो, कभी भी जो वो एजियोट्रॉप नहीं बन सकता। तो जिनसे भी, क्यों, क्योंकि इनके लिए कभी भी ये वाली कंडीशन जो है वो एप्लीकेबल नहीं हो सकती, कभी भी इनके लिक्विड फेज का कंपोजिशन वेपर फेज के कंपोजिशन के बराबर आ ही नहीं सकता, कितना भी कोशिश कर लो, है ना। तो भैया इस तरीके के जो सॉल्यूशन, जो आइडियल सॉल्यूशन बनाते हैं, उनसे एजियोट्रॉप नहीं बनता है। हाँ, जो नॉन आइडियल सॉल्यूशन है, नॉन आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन, है ना, कैन बी कन्वर्टेड इनटू एजियोट्रॉप। ठीक है कि भाई हम नॉन आइडियल सॉल्यूशन को ही एजियोट्रॉप में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक, अब भैया जी बात यह है कि भाई नॉन आइडियल सॉल्यूशन दो तरीके का, कि एक पॉजिटिव डेविएशन वाला, एक नेगेटिव डेविएशन वाला। तो एजियोट्रॉप भी दो तरीके का हो गया, है ना, कि भाई अभी हमने देखा है कि जो नॉन आइडियल या रियल सॉल्यूशन होता है ये दो तरीके का होता है। एक तो होता है भैया जी पॉजिटिव डेविएशन, जो पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं। दूसरा जो है वो होता है भैया नेगेटिव डेविएशन, जो नेगेटिव डेविएशन शो करते हैं। तो दो तरीके का है। तो ठीक ऐसे ही हम ये बोलेंगे कि भैया जी जो आइडियल सॉल्यूशन है या जो एजियोट्रॉपिक मिक्सचर है ना, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर, ये भी जो है वो क्या होता है, दो तरीके का होता है। एक हमारे पास होता है जिसको हम बोलते हैं कि भाई मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप, मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप। ठीक, और दूसरे जो होते हैं जिनको हम बोलते हैं भैया मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप, बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप। दो तरीके का हो गया, क्योंकि जो रियल सॉल्यूशन है वो दो तरीके का है, नॉन आइडियल सॉल्यूशन दो तरीके का है, इसी बेसिस पर एजियोट्रॉप भी दो तरीके का हो गया। अब सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि यार ये मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप क्या होता है। तो देखो जरा कि भाई मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप, भैया यहां क्या होता है, देखो मिक्सचर में दो कंपोनेंट होंगे और मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप में जो पूरे मिक्सचर का बॉइलिंग पॉइंट है ना, वो मिक्सचर के दोनों कंपोनेंट के बॉइलिंग पॉइंट से कम मिलेगा। एंटायर पूरे मिक्सचर का बॉइलिंग पॉइंट दोनों कंपोनेंट के बॉइलिंग पॉइंट से कम मिलेगा, तो इसलिए इसको हम बोलते हैं मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप। तो यहां पर मैं लिखूंगा कि भाई द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ मिक्सचर, है ना, will obtained less than the boiling point of both components of mixture। ठीक है कि भैया यहां पर क्या होगा कि पूरे मिक्सचर का बॉइलिंग पॉइंट दोनों कंपोनेंट के, मिक्सचर के दोनों कंपोनेंट के बॉइलिंग पॉइंट से क्या मिलेगा, कम मिलेगा, है ना। तो ये तो है मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप, है ना। और जैसे मान लो एक का 60 है, एक का 90 है, तो आपको दोनों के मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट से कम मिलेगा, दोनों के बॉइलिंग पॉइंट से कम मिलेगा, यानी कि 60 से नीचे आ जाएगा। अब आप सोचो कि हमें यह पता है कि भाई एक तो वेपर प्रेशर होता है, एक बॉइलिंग पॉइंट होता है, इनका रिलेशन मैंने आपको पहले बता रखा था कि इनवर्स चलता है। आप सोचो यहाँ पर कि अगर बॉइलिंग पॉइंट कम मिल रहा है, इसका मतलब इस तरीके का जो मिक्सचर होगा ना, उसका जो वेपर प्रेशर होगा वो दोनों कंपोनेंट के वेपर प्रेशर से, मतलब आप ये सोचो कि बॉइलिंग पॉइंट कम मिल रहा है, इसका मतलब वेपर प्रेशर क्या मिलेगा, ज्यादा मिलेगा। कि भाई आप जब मिलाओगे दोनों को, ए और बी को मान लो मिक्स किया, तो जितना मिलना चाहिए, अगर वेपर प्रेशर ज्यादा मिलेगा तभी तो बॉइलिंग पॉइंट कम होगा ना। तो यहां क्या होता है ना, जो वेपर प्रेशर है वो आपको थ्योरेटिकल वेपर प्रेशर से ज्यादा मिलता है, और वेपर प्रेशर अगर थ्योरेटिकल वेपर से ज्यादा मिलता है, वेपर प्रेशर अगर थ्योरेटिकल वेपर प्रेशर से ज्यादा मिलता है, इसका मतलब डेविएशन कैसा, पॉजिटिव। तो आपको यह ध्यान में रखना है कि भैया राउल्ट्स लॉ से जो पॉजिटिवली डेविएट होते हैं ना जो सॉल्यूशन, वो इस तरीके का एक तरीके से मिक्सचर बना सकते हैं। उनको काम में लेते हुए हम ये वाला मिक्सचर प्रिपेयर कर सकते हैं। क्या बोलूंगा कि भैया ऐसे लिक्विड जो राउल्ट्स लॉ से पॉजिटिवली डेविएट होते हैं, या ऐसे सॉल्यूशन जो राउल्ट्स लॉ से पॉजिटिवली डेविएट होते हैं, उनसे हम मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप बना सकते हैं। तो ये काम की चीज है ना, कि भाई सॉल्यूशंस
which shows positive deviation, ठीक है, from Raoult's law, ठीक है, can form this type of एजियोट्रॉप, है ना। इस तरीके का जो एजियोट्रॉप है वो हम इनसे ही बना सकते हैं। कहने का मतलब जो मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप है, यहां पर जो है ना पूरे मिक्सचर का बॉइलिंग पॉइंट दोनों कंपोनेंट के बॉइलिंग पॉइंट से कम मिलेगा, और मिक्सचर का बॉइलिंग पॉइंट कम मिल रहा है, इसका मतलब वेपर प्रेशर जो है वो जितना आप सोचोगे उससे ज्यादा मिलेगा। वेपर प्रेशर ज्यादा मिलेगा तो डेविएशन कैसा हो गया, पॉजिटिव। तो जो पॉजिटिव डेविएशन वाले हैं उनसे आप इस तरीके का मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप बना सकते हो। एक इसका बहुत ही अच्छा एग्जांपल है भैया जी, एथेनॉल और वाटर का मिक्सचर। एथेनॉल और वाटर, मैंने अभी बताया था एथेनॉल और वाटर कि भाई पानी पानी के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, एथेनॉल एथेनॉल के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, लेकिन जब पानी और एथेनॉल को मिला दोगे तब भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो होगी, उसका एक्सटेंट कम हो जाएगा। तो यहां पर जो है पॉजिटिव डेविएशन होता है। भैया एथेनॉल का जो बॉइलिंग पॉइंट है ना ये होता है 78.4 डिग्री सेंटीग्रेड। पानी का बॉइलिंग पॉइंट आपको पता ही है कितना होता है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। और भैया जब दोनों को मिला दोगे, है ना, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर जब बना दोगे, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर जब आप इसका बनाओगे ना, ठीक, तो भैया इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है दोनों से कम 78.1 डिग्री के आसपास मिलता है। तो ये हमारे पास एजियोट्रॉपिक मिक्सचर का बॉइलिंग पॉइंट है। अब एक चीज, पानी और एथेनॉल को ऐसा नहीं है कि भाई आपने किसी भी रेशियो में मिला दिया, कैसे भी मिला दिया और एजियोट्रॉप बन गया हो ना, ये फिक्स रेशियो, जैसे ऑलमोस्ट 95% के आसपास जब आप मिलाते हो तब जो है मतलब 95% एथेनॉल थोड़ा सा पानी, और जब मिलाते हो तब जाके एजियोट्रॉप बनता है। अभी एनसीईआरटी में जो है ना इसका कंपोजिशन भी दिया हुआ है, देखो जरा कि भैया आपको एनसीईआरटी पढ़नी है, मैं हर लेक्चर में बोल रहा हूं। तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग इसका कंपोजिशन वही अप्रोक्सीमेटली 95.4 के आसपास मेरे ख्याल से होना चाहिए, है ना। तो ये अपने पास एथेनॉल का कंपोजिशन है भैया एजियोट्रॉप का, देखो हाँ जी ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे भैया जी, है ना। ये हो गया भैया नॉन आइडियल सॉल्यूशन हो गया, ये CCl4, ये रहा एजियोट्रॉप, है ना। एजियोट्रॉप के बारे में यहाँ पर दिया हुआ है। और फिर ये रहा हमारे पास कि भाई ये रहा 95% V/V, है ना, एथेनॉल, ये लिखा हुआ है। तो 95% पर जो है ना ये इस तरीके का सॉल्यूशन जो है वो बनेगा, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना क्योंकि ये स्टेटमेंट, ये लाइन जो है वो इंपॉर्टेंट हो सकती है। एजियोट्रॉप कब बनेगा, एजियोट्रॉप बनेगा भैया 95% V/V इथेनॉल सॉल्यूशन, ठीक है। तो ये हमारे पास कंडीशन है और इस कंडीशन में एजियोट्रॉप बनता है। अब एक चीज जो है ना, यहाँ एक ग्राफ कई बार पूछ लेता है, जैसे हालांकि मेंस और नीट में जो ये ग्राफ बहुत कम बार पूछा जाता है, या आज तक एग्जाम में तो नहीं पूछा गया है, लेकिन आपके टेस्ट वगैरह होते हैं उनमें जो है ज़रूर इस तरीके का सवाल आता है। एडवांस में जो यहाँ ग्राफ से ज़रूर सवाल पूछ लेता है। एक ग्राफ आता है भैया यहाँ पर, है ना, और ग्राफ जो बनता है एजियोट्रॉपिक मिक्सचर के लिए, देखो जरा, जैसे आपको पता है वेपर प्रेशर और बॉइलिंग पॉइंट, इन दोनों का जो ग्राफ है ना वो अपोजिट आएगा क्योंकि दोनों एक दूसरे के इन्वर्स चलते हैं। तो एक ग्राफ है, ये आप डायरेक्टली ध्यान में रखोगे भैया, कंडीशन ऐसी है ना, ये हमारे पास सॉल्यूशन है, ठीक है। और ये वाला जो है वो मिक्सचर है एथेनॉल और पानी का, और XC2H5OH, है ना, यहाँ पर 0 है तो XH2O कितना होगा, यहाँ पर 1 होगा। XC2H5OH यहाँ पर कितना हो गया, 1, तो यहाँ पर XH2O कितना हो गया, 0। आप सोचो 95% अपने पास एथेनॉल है, तो 95% एथेनॉल होने का मतलब ऑलमोस्ट कौन है, एथेनॉल ही है, और ज़्यादातर एथेनॉल है। इसका मतलब एथेनॉल की मोल फ्रैक्शन कहाँ होगी, एथेनॉल की मोल फ्रैक्शन जो है वो यहाँ कहीं होगी, है ना। ये हमारे पास 95% C2H5OH का सॉल्यूशन हो गया। जैसे जैसे इधर जाओगे एथेनॉल की मोल फ्रैक्शन बढ़ेगी। इस तरफ हम ले रहे हैं भैया बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, इस तरफ क्या है, बॉइलिंग पॉइंट है। और भैया यहाँ पर जो है वो बॉइलिंग पॉइंट अपने पास, जैसे प्योर एथेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट कितना है, प्योर एथेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट है 78.4, ठीक है, ये 78.4। और भैया प्योर वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना है, तो प्योर वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है भैया हमारे पास यहाँ पर कितना, 100 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। और जब हम एजियोट्रॉप बनाते हैं तो एजियोट्रॉप का बॉइलिंग पॉइंट दोनों के बॉइलिंग पॉइंट से कम होता है, तो भैया ये है मान लो 78.1,
है ना। तो ये एजियोट्रॉप का बॉइलिंग पॉइंट है। यहाँ एजियोट्रॉप हमारा बन रहा है, इस कंपोजिशन पर एजियोट्रॉप बन रहा है। जब हम ग्राफ बनाते हैं भैया जी, ग्राफ इस तरीके का आता है। ज़्यादा हमें डेप्थ में अभी नहीं जाना है कि सर ये ग्राफ किस तरीके से कैसे बना, बस ये ध्यान में रखना कैसे बनाया है ग्राफ कि भाई 95% यहाँ कहीं होगा, इस तरीके का ग्राफ आता है। और ये ग्राफ किसको बताता है? ये ग्राफ बताता है भैया मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप को। तो क्या ध्यान में रखना है एजियोट्रॉपिक मिक्सचर के बारे में? सबसे पहले दोनों के दोनों कंपोनेंट का बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? सेम होगा। कि एक ऐसा मिक्सचर जिसमें दोनों कंपोनेंट के बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग है लेकिन पूरा का पूरा मिक्सचर एक कॉमन टेम्परेचर पर बॉईल हो रहा हो, उसको एजियोट्रॉपिक मिक्सचर बोलते हैं। पहली बात। दूसरा, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर के लिए वेपर फेज और लिक्विड फेज दोनों का कंपोजिशन क्या रहता है? सेम रहता है। तीसरा कि आइडियल सॉल्यूशन वाले जो कंपोनेंट है या ऐसे लिक्विड जो आइडियल की तरह बिहेव करते हैं, उनसे हम इस तरीके का सॉल्यूशन नहीं बना सकते, नॉन आइडियल सॉल्यूशन से ही बना सकते हैं। जो कंपोनेंट है अपने पास ये वाले, है ना, जो एजियोट्रॉपिक मिक्सचर के कंपोनेंट है, इनको हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से अलग नहीं कर सकते। मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप कौन बनाएगा? तो जो राउल्ट्स लॉ से पॉजिटिवली डेविएट होंगे वो मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप बनाएंगे। और भैया एक एग्जांपल हो गया अपने पास, ठीक है। थोड़ा सा हम और आगे बढ़ते हैं भैया जी। दूसरा जो है ना अपने पास है वो है मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप। ठीक, देखिएगा मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप क्या होगा भैया? नाम से पता चल रहा है कि इस तरीके का एजियोट्रॉपिक मिक्सचर, इसमें क्या होगा कि जो पूरे मिक्सचर का एक तरीके से बॉइलिंग पॉइंट है ना, वो दोनों कंपोनेंट के बॉइलिंग पॉइंट से ज़्यादा मिलेगा। ठीक है ना। तो यहाँ मैं लिखूंगा कि इन दिस केस द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन विल ऑब्टेन्ड more than the boiling point of both components of mixture। ठीक है कि भाई मिक्सचर के दोनों कंपोनेंट के बॉइलिंग पॉइंट से आपको बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा मिलेगा। अब सोचो बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा मिलेगा, इसका मतलब वेपर प्रेशर कम मिलेगा। कि आपने सोचा 500 लेकिन वेपर प्रेशर कम, मान लो 480 मिला, वेपर प्रेशर कम होगा तभी तो बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा ना। तो भैया राउल्ट्स लॉ से जो नेगेटिवली डेविएट होते हैं वो इस तरीके का मिक्सचर, इस तरीके का सॉल्यूशन बनाते हैं। तो मैं बोलूँगा भैया सॉल्यूशंस विच शोज नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ, ठीक है, कैन बी कन्वर्टेड इनटू दिस टाइप ऑफ एजियोट्रॉप, है ना। तो इस तरीके के एजियोट्रॉप में हम इनको बदल सकते हैं। अब एक चीज और कि भाई किस कंसंट्रेशन पर, कि भाई ऐसा ही मिला दिया उठा के और बना दिया, ऐसा नहीं होगा। एक पर्टिकुलर कंसंट्रेशन पर ही बनता है। जैसे एथेनॉल और पानी आप 50-50 मिला दोगे तब नहीं बनेगा, ये फिक्स कंसंट्रेशन है, इसी पर बनेगा, है ना। और इसका एग्जांपल देखो जरा, HNO3 और वाटर, पानी, है ना भैया जी। HNO3 का बॉइलिंग पॉइंट जो है ना वो ऑलमोस्ट होता है 86 डिग्री सेंटीग्रेड। पानी का बॉइलिंग पॉइंट आपको पता ही है कितना होता है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड। लेकिन इन दोनों को मिला के जब आप इनका एजियोट्रॉपिक मिक्सचर बनाते हो, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर जो कि बनता है ऑलमोस्ट 68% W/W HNO3 पर बनता है ना। एक बार NCERT क्रॉस चेक कर लेते हैं, डेटा गलत नहीं होना चाहिए क्योंकि ये सारा का सारा जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो भैया हमारे पास कंडीशन ऐसी है, ये देखो, है ना, कि भाई ये रहा 68% नाइट्रिक एसिड बाय मास वाटर। हाँ ठीक है, तो W/W पर ये बनता है, सही दे रखा है और सही लिखा है हमने भी। ठीक है, तो इस पर ये बनता है, तो इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है ना ये अप्रोक्सीमेटली आपको मिलेगा 120 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास। दोनों कंपोनेंट के बॉइलिंग पॉइंट से भी बहुत ज़्यादा मिलता है। ये हमारे पास कैसा है भैया, मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप है। जैसा ये मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप का ग्राफ है वैसा ही एक ग्राफ मैं यहाँ पर बना रहा हूँ। भैया जी देखो ज़रा कि ग्राफ कैसा बनेगा। ये हमारे पास कंडीशन है, ठीक है। आप सोचो 68% का मतलब है यहाँ पर है XHNO3, ये हो गया भैया 0, तो XH2O कितना हो गया 1। इधर से इधर जाऊंगा तो XHNO3 जो है वो मोल फ्रैक्शन HNO3 की बढ़ रही है, ये 1 हो गई। पानी की मोल फ्रैक्शन कितनी हो गई
0 हो गई। तो ये देखो, ये तो हो गया 50%, है ना, 50% हो गया। 50% के बाद में 60, 65, ये यहाँ कहीं आएगा, ये है 68% W/W HNO3। ठीक, तो ये सॉल्यूशन है। अब देखिएगा ध्यान से, इधर बॉइलिंग पॉइंट है अपने पास, है ना, यहाँ पर पानी का बॉइलिंग पॉइंट कितना, 100 डिग्री होता है भैया। प्योर HNO3 का बॉइलिंग पॉइंट मान लो कितना है, ये है अपने पास 86 डिग्री सेंटीग्रेड। और भैया जी हम बात कर रहे हैं पूरे मिक्सचर के बॉइलिंग पॉइंट की, तो पूरे मिक्सचर का बॉइलिंग पॉइंट जो है 120 है, तो 120 यहाँ कहीं आएगा। तो आप इस मिक्सचर के रेस्पेक्ट में यहाँ पर बात कर रहे हो भैया जी, ये देखो जरा, इस पॉइंट पर एजियोट्रॉप बन रहा है ना, तो भैया इसका ग्राफ इस तरीके का आता है, ऐसा कुछ ग्राफ आता है। ये एग्जैक्टली जो है वो इस तरीके से मैच करेगा भैया, ठीक है। इस तरीके का ग्राफ जो है ये मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप का ग्राफ आता है। डायरेक्टली ध्यान में रखना है, ग्राफ की इक्वेशन क्या है, कैसे बना, कैसे नहीं बना, ये सारी चीज़ों पर हम नहीं जाएंगे, ठीक है। तो भैया ये है एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। इन सारी चीज़ों में एनसीईआरटी में क्या लिखा है वो हम एक बार देख लेते हैं। देखिएगा, ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ वगैरह हम लास्ट मतलब अगली क्लास में कवर करेंगे। और आज हमने जो है वो क्या पढ़ा भैया जी, आज हमने नेचर ऑफ सॉल्यूशन, टाइप ऑफ सॉल्यूशन पढ़े। यहाँ तक वेपर प्रेशर, राउल्ट्स लॉ तक हम यहाँ तक पिछली क्लास में डिस्कस कर चुके हैं, और ये सारी चीज़ें भी जो है वो हम डिस्कस कर चुके हैं भैया जी। ये यहाँ से हमने आज स्टार्ट किया है आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन से, यहाँ से स्टार्ट किया है। सारी चीज़ें हमने देख ली। आइडियल सॉल्यूशन के लिए डेल्टा एच मिक्सचर 0 होता है, डेल्टा वी जो है कितना होता है, 0 होता है। इसके बाद में भैया नॉन आइडियल सॉल्यूशन, पॉजिटिव डेविएशन, नेगेटिव डेविएशन, सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। ऐसी कोई चीज़ इन दोनों पैराग्राफ में नहीं है जो मैंने आपको नहीं बताई हो, जो अलग हो। दोनों ग्राफ जो है वो हमने देख लिए। फिर इसके बाद में भैया ये पैराग्राफ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनमें कुछ एग्जाम्पल भी दिए हैं, जैसे यहाँ पर क्लोरोफॉर्म और एसीटोन का एग्जाम्पल दे रखा है, अभी हमने देखा था, ये वही एग्जाम्पल है। फिर भैया जी इनमें ये सारी चीज़ें आप पढ़ लेना, ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो मैंने आपको नहीं बताई हो या जो चीज़ पढ़ने से आपके समझ में ना आए। एजियोट्रॉप भले ही जो हो इसने एक छोटा सा पैराग्राफ दे रखा है, एक पैराग्राफ आगे दे रखा है, लेकिन ये दोनों ही पैराग्राफ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर भी जिक्र कर रखा है मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप और मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप, दोनों के बारे में दिया हुआ है भैया जी। ये एग्जाम्पल जो है अभी हमने बात करी है, ये क्वेश्चन जो है वो आपको करना है, वेपर फेज का कंपोजिशन जो है वो आपको पूछ रखा है। तो यहाँ तक हम डिस्कस कर चुके हैं। अगली क्लास से हम स्टार्ट करेंगे भैया क्या, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। तो उम्मीद करते हैं क्लास जो हो आपको अच्छे से समझ में आई होगी। यहाँ से कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।